अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो एक बात, हम तो ये वाला टॉपिक आरसी को करवाए थे और इस बार इसे क्वेश्चन भी आया था, हम देखे हैं। और वो मेरा दम करवाया हुआ क्वेश्चन आया था, मतलब हम दम करवाए थे, आरसी को बार बार याद भी करवाए थे। रिवीजन नहीं करवाई थी क्योंकि मैं रिसर्च का तो रिवीजन करवाई नहीं थी, बट मैं पहले आरसी को करवा चुकी थी, तो देख रही हूँ मैं एकदम सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन आया, जैसे ये वाला मैं दिखा रही हूँ। ये वाला कहाँ गया? हाँ, ये वाला हम आरसी को करवाए थे, रुक जाओ। सारा ही करवाए थे, लेकिन इसमें हम इसको ऐसे करके याद भी कराए थे कि इसको ऐसे याद करना है, एफ पी करके याद करवाए थे। अच्छा वो हो नहीं रहा ऊपर नीचे, ये वाला। ओहो, हाँ ये क्वेश्चन हाँ आया था और हमको इसका आंसर पता ही नहीं था। नहीं, हम ये वाला आरसी को करवाए भी थे। ये क्वेश्चन था कि फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन और प्लेगरिज्म, हम ये पूरा डेफिनेशन भी कराए थे और एक एक पॉइंट करके आरसी को याद भी कराए थे। इवन हम इसको है ना, ये अंजलि को भी कराए थे, लेकिन अंजलि का क्या है कि वो पूरा भूल गई है, जैसे बहुत पहले इसको कराए थे। अंजलि को कराए थे कि नहीं पक्का नहीं याद है, लेकिन हाँ आरसी को पूरा कराए भी थे, उसको याद भी करवाए थे, रिवीजन भी करवाए थे। हम नहीं पढ़े थे। नहीं, ये वाला मैं उसको करवाई थी कि फैब्रिकेशन, फैल्सिफिकेशन और प्लेगरिज्म, एफएफपी। अब ये पढ़ाएंगे तो इसलिए मैं ये टॉपिक लाई हूँ पहले, कि पहले जो आरसी देखेंगे तो उसको याद भी आ जाएगा, क्योंकि यही वाला ये वाला पीडीएफ ही था ये। बाकी जो एथिक का वो मैं चेंज करके लाई हूँ, बाकी उसको थोड़ा इजी कर दी हूँ, वो थोड़ा हार्ड मैं आरसी को बना के दी थी तो थोड़ा बड़ा था, इस वजह से इस बार हम थोड़ा इजी कर दिए। चलो आओ पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो हम रिसर्च करते हैं ना, समझना एक तरीके से तुम सीख रही हो, तो रिसर्च करना सीख रही हो, क्योंकि मुझे भी पहले कुछ नॉलेज नहीं था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन आज हमको सब चीज पता चल गया कि कैसे रिसर्च होगा, कैसे स्टार्टिंग होगा, रिसर्च इसी का मतलब क्या। तो तुम्हें इसको ऐसे पढ़ना कि हमको सीखना है, ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों को बाद में मतलब आफ्टर नेट भी ये हम लोगों को काम देगा, ठीक है। रिसर्च एथिक्स या रिसर्च जो चैप्टर है वो हम लोगों को नेट के बाद भी काम देगा, पीएचडी एडमिशन लेने के लिए है, इंटरव्यू कहीं देने जाओगी तो वहां पर भी तुमसे पूछ सकता है, तो इस वजह से ये अच्छे से पढ़ना। देखो रिसर्च एथिक्स होता क्या है, जब तुम रिसर्च करोगी ना, तो रिसर्च करोगी तो उसमें बोला जाता है कि रिसर्च में एथिक्स बना के रखना है, ठीक है। तो एथिक्स जो है वो क्या बताती है, ठीक है, एथिक्स क्या बताती है तुमको। एक मिनट मैं प्लेस को रख देती हूँ, उसके बाद तो मैं इसको समझाने, एक सेकंड रुको। देखो एथिक्स जो है ना, एथिक्स, रिसर्च एथिक्स, ये क्या बताती है रिसर्च में, ये क्या बोलती है। हम लोग रिसर्च में एथिक्स क्यों डालते हैं, क्योंकि एथिक्स हम लोग कुछ बताती है, क्या बताती है, बोलती है डू, क्या करना है, और बोलती है डू नॉट, क्या नहीं करना है। रिसर्च एथिक्स तुमको बताती है, मतलब जब तुम रिसर्च करने जा रही हो, ठीक है ना, मान लो कि तुम पीएचडी का फॉर्म भरी, उसके बाद तुम रिसर्च करने जा रही हो, ठीक है, तो तुम जब रिसर्च करने जाओगी ना, तो तुमको उसमें बोलेगा कि तुमको रिसर्च एथिक्स को फॉलो करना है। तो रिसर्च एथिक्स हम क्यों फॉलो करें, क्योंकि रिसर्च एथिक्स तुमको ये बताएगी कि तुमको क्या करना है रिसर्च में और क्या नहीं करना है। डू नॉट, क्या नहीं करना है, और क्या करना, डू, डू माने करना, क्या करना है। तो क्या करना है रिसर्च में, रिसर्च एथिक्स बना के रखना है रिसर्च में। और क्या नहीं करना है, तो डू नॉट प्लेगरिज्म, रिसर्च मिसकंडक्ट और अनएथिकल, ये नहीं करना है। प्लेगरिज्म नहीं करना है रिसर्च में, मिसकंडक्ट नहीं करना है रिसर्च को, और ना अनएथिकल करना है रिसर्च में। जब हम लोग रिसर्च करेंगे ना, तो हमारा रिसर्च बोलता है कि तुमको रिसर्च में एथिक्स बना के रखना है, ठीक है। तो एथिक्स तुमको इंस्ट्रक्शन देखा, क्या क्या, डू और डू नॉट। डू मतलब तुमको रिसर्च एथिक्स बना के रखना है, कुछ भी गलत नहीं करना है, जो रिसर्च एथिक्स होगा वो तुमको फॉलो करना होगा, ठीक है। और डू नॉट का मतलब क्या, कि क्या नहीं करना है, तुमको रिसर्च में प्लेगरिज्म नहीं करना है, तुमको रिसर्च में मिसकंडक्ट नहीं करना है, तुमको रिसर्च में अनएथिकल नहीं होना है, ये नहीं करना है, ठीक है ना। देखो जो करना वो मैं ग्रीन से की हूँ, यानी वो करना है, जो नहीं करना उसको मैं रेड से की हूँ, कि वो उसको नहीं करना है, ठीक है सुषमा। अगर तुमसे कोई पूछे कि रिसर्च एथिक्स का मतलब क्या है, तो तुम बोलना कि रिसर्च एथिक्स हमें बताती है कि रिसर्च में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वो बताती है कि रिसर्च में आपको रिसर्च एथिक्स बना के रखना है, अभी बताएगी क्या क्या करना है, ये अपना इंस्ट्रक्शन भी देगी कि तुमको क्या क्या फॉलो करना है। एथिक्स का मतलब क्या है, एथिक्स में क्या क्या फॉलो करना है, ये तुमको बताएगी।
लेकिन डू नॉट, क्या नहीं करना है, वो प्लेगरिज्म नहीं करना है रिसर्च में तुमको, रिसर्च को मिसकंडक्ट नहीं करना है, मतलब गलत तरीके से उसको कंडक्ट नहीं करना है रिसर्च को, और रिसर्च में तुमको अनएथिकल होना है, ठीक है ना। ये बात तो तुमको समझ में आ गया कि क्या करना और क्या नहीं करना है। अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। आज मेरा भी ना पता बहुत तबीयत खराब था, तो मैं मतलब मेरा ना दवा चल रहा था ना, तो दवा छूट गया है। अब दवा छूट गया है ना, तो जैसे अब बॉडी को थोड़ा रिकवर, मतलब एक होता है ना दवा का तुमको आदत लग गया। जैसे मेरा पहले जो दवा चलता था ना, तो डॉक्टर मुझे देता था जैसे लीवर को कंट्रोल करने के लिए, जैसे दवा का इफेक्ट लीवर पे ना पड़े, किडनी पे ना पड़े। तो अब क्या हो रहा है कि पहले तो मैं वो सब दवा खा चुकी हूँ, मुझे आदत हो गया, उतना दिन से मैं खा रही थी। अब जब दवा छूटा है ना, तो क्या हुआ है कि मुझे टॉलरेट नहीं हो रहा, खाना हजम नहीं हो रहा, मतलब कि पहले मैं वो सब दवा खा चुकी हूँ और अब खा रही हूँ तो एकदम तबीयत खराब हो जा रहा है। मॉर्निंग में तो मेरा ऐसा एकदम पड़े हुए थे हम, एकदम 12 बजे हम उठे हैं। तो मेरी बहन बोली रहने, हाँ तो मेरी बहन बोली छोड़ दे, रहने दे, काम वाम मत कर, हमें नहीं एकदम सुते हुए रहेंगे तो फिर मेरा और हालत खराब हो जाएगा। अभी मेरे को थोड़ा शाम में ठीक लगा है ना, तो बहुत तबीयत खराब थी। अब दवा सडनली छूट गया तो बॉडी बॉडी को रिकवर, बॉडी ना आदी हो गया था दवा का, तो अब दवा नहीं मिल रहा तो वो मतलब कोई भी चीज हजम नहीं हो पा रहा, मतलब हजम होने में प्रॉब्लम हो रहा है, डाइजेशन होने में प्रॉब्लम हो जा रहा है। देखो, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एथिक्स प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च, ठीक ना। अच्छे, रिसर्च में एथिक्स बना के रखना है, तो आपको क्या क्या बना के रखना है, क्या क्या बोल रहा करने के लिए। तो एथिकल प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च, रिसर्च में आपको एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करना है। तो आपको रिसर्च में क्या क्या फॉलो करना है, फर्स्ट नंबर है ऑनेस्ट, ऑनेस्टी रहना है तुमको। तुम जब रिसर्च करने जाओगी ना, ऑनेस्ट तुमको रहना होगा। ऑनेस्ट का मतलब ये है कि तुम जब रिपोर्ट डेटा को रिपोर्ट करो, मेथड यूज करो, फाइंडिंग जो तुम लेती हो ना, उसको ट्रूथफुली, बिल्कुल सही तरीके से डेटा लो। मेथड भी जो तुम यूज हो रही हो बिल्कुल तुम उसको फेयर तरीके से लो। फाइंडिंग जो निकाल रही, जो कंक्लूजन निकाल रही हो बिल्कुल सही करो। उसमें तुमको फैब्रिकेट नहीं करना है, फॉल्सिफाई नहीं करना है, और ना उसको तुमको डेटा को मिस रिप्रेजेंट करके भेजना है। कहने का मतलब है, देखो एक होता है ना, तुम रिसर्च कर रही हो, ठीक है, प्लेट में दे दी थी ना सिर्फ भी, कहाँ रखी। मान लो कि तुम रिसर्च कर रही हो, ठीक है ना, तुम गए तुमको बोला गया डेटा लेने के लिए। मैं अपने एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे जब हम मास्टर्स में थे, तो हमको मिला विमेन के एडुकेशन पे तुम्हारा ये करने के लिए, विमेन के एडुकेशन से, मुस्लिम विमेन के एडुकेशन पे तुमको रिसर्च करना, ठीक है। हमको मिला था ये वाला, हमें ठीक है, बस हम क्या किए, हम कोई फील्ड रिसर्च नहीं किया, मतलब हम डेटा उटा कहीं से जा कर नहीं लिए। हम क्या पता है, हम कहीं गए नहीं, हम अपना फिल कर दिए थे मर्जी से, ठीक है। तो हम क्या किए अपने डिजर्टेशन में, हम मतलब मर्जी से डेटा फिल किए। हम बोले नहीं, हम कहाँ किससे किससे घर जाएंगे, किसी किसी पूछेंगे, इतना नॉलेज भी नहीं था मुझे। तो हम क्या किए, हम कहीं गए नहीं, और हम क्या किए कि अपना मर्जी से डेटा फिल कर दिए। वो हो गया गलत, मिसकंडक्ट, रिप्रेजेंट। मैंने क्या किया, फैब्रिकेट किया, मैंने फॉल्सिफाई किया, मैंने मिस रिप्रेजेंट किया डेटा को, ठीक है। हमको डेटा एज इट एज भरना है, फिल करना है, ठीक है। जो एक तो डाटा ऐसे भी गलत होता है, और दूसरा तुम्हारा कैसे गलत होता है, जैसे कि होता है ना कि तुम्हारा कोई, तुम अपना रिसर्च कर रही हो, ठीक है ना, मान लो कि एक होता है ना रिलीजियस बे पे भी कोई मतलब रिसर्च कर रहा, अब वो अपने ही मतलब मैं मान लो कि मैं अपने रिलीजियस के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, अब मेरे रिलीजियस में कोई गलत चीज दिखा, मेरी रिसर्च ड्यूरिंग द रिसर्च, तो मैं सोचूंगी कि मैं इसको छुपा दूं, क्योंकि नहीं तो मेरा ही रिलीजियस, मेरा ही धर्म के बारे में एक निगेटिव इमेज आएगा लोगों के सामने, चलो मैं इसको छुपा देती हूँ। तो ये नहीं करना, बिल्कुल ऑनेस्ट रहना, जो जैसा है उसको उसे दिखाना है। तो तुमको याद करना है कि एथिकल का मतलब क्या है, कि रिसर्च में ऑनेस्ट है ना। एथिकल का मतलब क्या है कि रिसर्च में तुमको ऑनेस्ट रहना है, ठीक है ना। मतलब जो भी रिपोर्ट डेटा है, जो भी मेथड है, जो भी फाइंडिंग निकलेगा, उसको बिल्कुल ट्रूथफुली तुमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। उसमें कोई फैब्रिकेट नहीं करना, फॉल्सिफाई नहीं करना, मिस रिप्रेजेंट डेटा को नहीं पेश करना, डू नॉट, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एथिकल रिसर्च में एथिक्स बनाने के लिए दूसरा जो है वो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है कि तुम क्या कर रही हो, मैं बता रही हूँ, देखो तुमने क्या किया कि तुमने कोई कमिटमेंट किया रिसर्च में, तुमको कोई रिसर्च करोगे, तुमको रिसर्च में कोई गलत कमिटमेंट नहीं करना। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि तुम अपना, जब तुम पीएचडी में एडमिशन लेने जाओगी ना, तो तुमको एक प्रपोजल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रपोजल में तुमको वहां पे लिखना पड़ेगा कि
प्रपोजल तो एज एक छोटा सा प्रपोजल रहता है, मतलब कि वो पीएचडी का जैसे एक समरी रहता है, ठीक है ना। तो उसको तुमको प्रपोजल में लिखना पड़ेगा कि हम अपने रिसर्च में क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो तुमको अपना रिसर्च में कुछ ऐसा चीज नहीं लोगों से वादा करना है जो तुम उसको ना कर पाओ, ठीक है ना। बोला कि अवॉइड फॉल्स क्लेम या ब्रोकन प्रॉमिस, तुमको प्रॉमिस को नहीं छोड़ना है, प्रॉमिस को तुम नहीं तोड़ सकती हो। अगर तुम अपना रिसर्च में जो प्रॉमिस की हो कि मैं इस रिसर्च के जरिए मैं ये करना चाहता हूँ, जैसे कि एक मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ, रुक जाओ। देखो जैसे कि मैं गई कोई ट्रैवल एरिया में रिसर्च करने के लिए, अब मैंने वहाँ के लोगों को बोला कि इस रिसर्च की जो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, एकदम रियल एग्जांपल है। देखो जैसे तुमको पता है कि इंडिया का जब पोखरान टेस्ट हुआ था ना, तो पोखरान टेस्ट में जहाँ पे पोखरान टेस्ट हुआ था, तो वहां पे लोगों को टेस्ट होने के बाद लोगों को कैंसर बीमारी होने लगा। वहां के गांव में सारे लोगों को कैंसर का बीमारी होने लगा, बैक टू बैक सारे गांव में होने लगा। तो लोगों को कैसे पता चला कि तुम्हारा वो तुम्हारा है ना कैंसर इस वजह से हो रहा, ठीक है। तो वहां पे एक रिसर्चर गया, तो रिसर्चर लोगों से जाके वहां डेटा ले रहा है कि सबसे पूछ रहा है कि आपको कैसे मतलब आपको कैंसर हुआ क्या, मतलब एक रीजन पूछ रहा है ना, क्या क्या आप लोग क्या खाना खा रहे हैं, आप लोग क्या खा रहे हैं, आप लोग अपना एग्रीकल्चर जो ये कर गया। तो उन्होंने वादा किया, मतलब प्रॉमिस अगर ये करते कि ठीक है आप लोगों को जो रीजन से कैंसर हो रहा उस पर हम रोक लगाएंगे। तो अब तुमने वादा क्या किया, किसी की जिस वजह से हो रहा हम उसको रोक लगाएंगे, तो तुमको रोक लगाना पड़ेगा, तुमको फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना पड़ेगा। तो पोखरान केस में क्या हुआ था कि लोगों को कैंसर हो रहा था, जब रिसर्चर ने रिसर्च किया तो पता चला कि जो पोखरान टेस्ट हुआ था ना, तो वो तो जमीन के अंदर ही ज्यादा हुआ था, तो जमीन के अंदर अंदर बैठ गया, लोगों का जेनेटिक में वो उसका जो ये रहता है जो तुम्हारा वो फैल गया था, तो इंसान को कैंसर हो रहा था वहां के लोगों को। सोचो कितना डेंजर बात है। तो तो वहां पे जो रिसर्चर रिसर्च करने गया था ना कि आखिर क्यों हो रहा, ऐसे तो पता नहीं चला होगा अगर सडनली कि हाँ इसलिए हुआ कि पोखरान टेस्ट बनी। वहां पे जाके पूरा रिसर्च किया गया, तब पता चला कि लोगों को क्यों कैंसर हो रहा, तब पता चला कि एक वो जो कैंसर हो रहा वो पोखरान टेस्ट की वजह से हो रहा। तो अब वहां पे लोगों को कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना पड़ेगा कि हाँ हम आपको ऐसे कर देंगे, हम आपको ऐसे कर देंगे, हमारा रिसर्च जो ना आपके साथ ऐसे करेंगे, नहीं। तुमको कोई फॉल्स प्रॉमिस या नहीं, अगर तुम कोई प्रॉमिस करी तो तुमको उसको फुलफिलमेंट करना पड़ेगा, अपना कमिटमेंट को फुलफिलमेंट करना पड़ेगा, यानी इंटीग्रिटी। रिसर्च में तुमको इंटीग्रिटी बना के रखना है। उसके बाद बोला ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या, अनबाइस नहीं होना है रिसर्च में, सॉरी बाइस नहीं होना है, अनबाइस रहना हर स्टेज में। चाहे तुम रिसर्च को डिजाइन करो, चाहे तुम डेटा कलेक्ट करो, चाहे तुम उसको एनालाइज करो, चाहे तुम इंटरप्रिटेशन करो, चाहे तुम रिव्यू करो, लिटरेचर रिव्यू करो, तुमको ऑब्जेक्टिविटी को यूज करना। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है अनबाइस्ड। अब मैं इसका एग्जांपल दे रही हूँ, देखो अभी मैं एग्जांपल दी कि मान ले कि मैं अपने कोई पर्सन है, कोई अपने मजहब पर, कोई अपने रिलीजन पर रिसर्च कर रहा, वो होता ना कंजर्वेटिव माइंड पे मैं रिसर्च करी, तो मुझे कोई नेगेटिव चीज दिखा तो मैं उस नेगेटिव चीज को सोचूंगी कि छुपा देती हूँ। जब मैं उसको छुपाऊंगी ना नेगेटिव चीज को, तो वो वो बाइज्ड हो गया। मुझे रिसर्च में अनबाइज्ड रहना है, ठीक है ना। मुझे रिसर्च में एकदम बिल्कुल, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो कि मैं चल गई अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्या एक मुस्लिम कंट्री है, तो मैं गई अफगानिस्तान रिसर्च करने लिया, मैं भी एक मुस्लिम हूँ। तो मैं वहां पे गई रिसर्च करने के लिए, तो मैं अगर सोचूंगी कि चलो मैं आई हूँ रिसर्च करने के लिए, मैंने वहाँ वहाँ का मैं सुनी हूँ, मुझे नहीं पता वहाँ का कैसा माहौल है कैसा नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। मैं सुनी लोगों से कि वहाँ के लोग बहुत कंजर्वेटिव है, लड़की लोग भी बहुत ज्यादा पावन लगाती है, ये हमको नहीं पता, मैं खाली सुनी हूँ। तो मैं वहाँ पे गई रिसर्च करने के लिए, और मैंने देखा कि सचमुच वहाँ का इन्वायरमेंट और सही है, तो मैं सोचूं कि नहीं, बिकॉज कि अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री, तो मैं उसको नहीं, उसको रिपर्स नहीं करूँ तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल तुमको एज इट एज एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तुमको अपना बिल्कुल अनबाइज्ड होना पड़ेगा कि जो भी हो धर्म हो, अरे कोई ये नहीं है। रिसर्च करोगे तो कोई धर्म नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कोई मजहब नहीं, रिसर्च तुम किसके लिए करती हो, सोसाइटी के लिए कर रही हो। मैं भी करूंगी ना रिसर्च, तो सोसाइटी के लिए करूंगी। अब मान लो मैं गल्फ चल जा रही हूँ, गल्फ में मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो मैं वहां का कोई ऐसा नेगेटिव चीज देखूंगी तो मैं छुपा दूंगी, ठीक है ना, कि नहीं। तो मेरे लिए वो रिसर्च तब मैं बाइज्ड हो गई, तब मेरा रिसर्च कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है ना। तब मैं ऑब्जेक्टिविटी नहीं यूज कर रही, तब तो मैं बाइज्ड हो गई, तो मेरा रिसर्च ही करना बेकार है। रिसर्च करो तो सोसाइटी के लिए करो, ठीक है। तुमको हर तरह तुमको बिल्कुल बाइज्ड होना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस रिसर्च करना है, मुझे सोसाइटी के लिए रिसर्च करना है, माइंड में ये लेकर चलना है। तो पहला क्या हो गया कि एथिक्स मतलब ऑनेस्टली, उसका हो गया इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या, तुमको पूरे रिसर्च में अनबाइज्ड रहना है। ये वाला देखो एग्जाम में आया हुआ भी है, इनफॉर्म कंसेंट, इनफॉर्म कंसेंट, ठीक है। इस बार पार्टिसिपेंट गिव यू वॉलेंट्री नॉलेजेबल एंड ऑटोनोमस, एक मिनट, ऑटोनोमस ऑटोनोमस कंसेंट क्लियरली एक्सप्लेन द पर्पस देयर द रोल एनी
पोटेंशियल रिस्क या बेनिफिट। सुनो इधर आओ, तुम कोई पार्टिसिपेंट है, ठीक है ना, समझना। इन्फॉर्म कंसेंट एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, तुमको रिसर्च में बना के रखना है। क्या बना के रखना है? इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है कि तुम रिसर्च करने जा रही हो, ठीक है ना। तुमको रिसर्च करने से तुम रिसर्च कर रही हो, ठीक है ना। तो तुम जिस पर्सन से डेटा लेने जा रही हो, कोई पार्टिसिपेंट है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो कि तुम ए हो, ठीक है ना, तुमको रिसर्च करना। अब तुमको बी से क्या करना है? डेटा लेना है। तो तुमको बी को हर एक चीज बताना पड़ेगा कि इस रिसर्च का मतलब क्या है, इस रिसर्च का पर्पस क्या है, इस रिसर्च से क्या बेनिफिट होगा, क्या इसका नेगेटिव पॉजिटिव सब तुमको बताना पड़ेगा, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एक बात। दूसरा बात कि तुम उसे जिससे डेटा ले रही हो, अगर तुम उसका नाम मेंशन करना चाहती हो डेटा में कि हाँ मैंने उस पर्सन से डेटा लिया, तो पहले तुमको उसे पूछना पड़ेगा, उसे कंसर्ट लेना पड़ेगा, क्या मैं आपका नाम को मेंशन कर सकता हूँ? क्या मैं आपका नाम को मेंशन कर सकता हूँ? अगर वो बोलेगा हाँ तो तुमको मेंशन करना पड़ेगा। अगर वो बोलेगा कि नहीं, आप मेरे नाम को बिल्कुल भी किसी को ना बताएं, तो वो तुमको नहीं करना पड़ेगा। और वो मना कर दिया और उसके बाद तुमने दे दिया, तो वो हो जाएगा तुम्हारा अनएथिकल, ठीक है ना। बी मना कर रहा है ए को कि प्लीज आप जब मेरे से आप डेटा ले रहे हैं ना, तो आप मेरे नाम को मेंशन ना करें प्लीज, ठीक है। इससे प्रॉब्लम हो सकता है। बी मना कर रहा है, लेकिन ए ने क्या किया? ए ने बोला कि नहीं चलो मैं दे देता हूँ, ठीक है, वो उसको मना करने दो, तो वो तुम्हारा रिसर्च अनएथिकल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेनिफिशियंस का मतलब होता है, देखो भाई तुम रिसर्च करने जा रही हो ना, तो मैक्सिमाइज बेनिफिट ऑफ द रिसर्च। जो तुम रिसर्च कर रही हो ना, उस रिसर्च से ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए लोगों को। चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि जब तुम रिसर्च प्रपोजल बनाओगी ना, जब तुम रिसर्च प्रपोजल बनाओगी, तो रिसर्च प्रपोजल बनाओगी ना, तो पहले तुमको रिसर्च प्रपोजल में इंट्रोडक्शन देना होता है, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू देना होता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देना होता है, उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन, फिर लिटरेचर रिव्यू, और लास्ट में तुमको सिग्निफिकेशन लिखना पड़ता है। तो सिग्निफिकेशन में तुम लिखोगी कि मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ उसका फायदा क्या क्या है, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे मैं मुझे रिसर्च करना है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पे, ठीक है। तो मेरा इंडिया इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो मुझे मेरा रिसर्च से लोगों को फायदा होना चाहिए। कहने का मतलब है मैं अपने रिसर्च में वो चीज भी मेंशन करूं जिससे लोग अभी तक अनजान है, ठीक ना, जिसे अभी तक लोग नहीं जाने। जैसे हम लोगों को पता है एक्टिव लुकेस्ट, ये सब बात पता है हम लोगों को, है ना, हम लोगों को सब पता है। लेकिन जो चीज के बारे में हम लोगों को, जो लोगों को नहीं पता है ना, वो चीज तुम लोगों को बताओ। लोगों को ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे रिसर्च के थ्रू ना लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए। जब वो तुम्हारा बुक पढ़े, तुम्हारे रिसर्च पेपर पढ़े, तो लोगों को लगे कि हाँ हाँ ये बुक है, ये है नॉलेजेबल, ये बहुत ही फायदामंद बुक है। जैसे मैं तुमको बता रही कि मैं इतना इतना मैं उस बुक को क्यों इतना मैं ढूंढ रही हूँ, राजा मोहन का बुक मैं इतना क्यों ढूंढ रही हूँ। उनका जो बुक है ना, मोदी का गवर्नमेंट, उस बुक में मैं ना उस बुक में अपनी फ्रेंड से मांगी थी, उसके पास है हार्ड कॉपी, तो मैं उसका एक दो पेज मांगी कि मुझे दो नजर ऐसा, तो मुझे दो, मुझे वो बुक पढ़ के बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें सब चीज मेंशन है। मुझे ना नए नए चीज के बारे में नॉलेज नॉलेज मिला उस बुक से, ठीक है। तो मैं क्या बोली कि वो बुक मेरे लिए बेनिफिशियल हुआ, क्यों? क्योंकि जब मैं वो बुक पढ़ी ना, तो मुझे कुछ कुछ फॉरेन पॉलिसी के बारे में न्यू चीज पता चला, ठीक है ना। जैसे इंडिया जापान का रिलेशन मुझे नहीं उतना नॉलेज था, लेकिन हमको पता चला कि अभी इंडिया और जैसे जापान जो है ना, इंडिया को बहुत हेल्प करता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है, टेक्निकल हेल्प करता है। जैसे बुलेट बुलेट ट्रेन बन रहा है इंडिया में, तो उसको फाइनेंशियल कौन हेल्प कर रहा? तो जापान कर रहा। उसके बाद तुम्हारा दिल्ली दिल्ली और मुंबई कॉरिडोर करके एक तुम्हारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। दिल्ली से और मुंबई एक ट्रेन चलेगा, ठीक है। और वो ट्रेन के चारों तरफ जो तुम्हारा होगा ना इंडस्ट्रियल एरिया होगा, ठीक है। उसको बोला गया है दिल्ली टू मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसका नाम है, ठीक है। तो ये सब मुझे उस बुक से पढ़कर पता चला, ठीक है। तो मुझे उस रिसर्च उस बुक से पढ़ी तो मुझे बेनिफिट हुआ ना। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि तुम्हारे जो रिसर्च है ना, उसमें बेनिफिशियंस होना चाहिए लोगों के लिए, ये नहीं कि मिसलीड करे। मिसलीड वाला तुमको रिसर्च नहीं करना है। अच्छा इधर वाला याद करना तुमको सुषमा, ठीक है ना, इधर वाला मैं समझाने के लिए रखी हूँ। डू, देखो यहाँ पे देखो नन मेलिफेंस, देखो नन मेलिफेंस, देखो ओ कॉन्फिडेंस, सॉरी ये वाला नहीं लिखे, देखो कॉन्फिडेंटली, ठीक है ना, कॉन्फिडेंटली, ठीक है ना। कॉन्फिडेंटलिटी का मतलब है तुम्हारा रिसर्च मस्ट प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड पार्टिसिपेंट प्रिवेसी। वही वाला बात आ गया तुम्हारा कि अगर तुम, ठीक है, रिसर्चर से तुम क्या कर रही, कोई इंफॉर्मेशन ले रही जो बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो तुमको
तुमको उसको क्या करके रखना है, कॉन्फिडेंट बना के रखना उसमें। मतलब कहने के बाद तुमने क्या किया, पार्टिसिपेंट से कोई बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले लिया है, तो अब तुमको क्या है, उस इंफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से तरीके से यूज करना है और उसका प्राइवेसी बना के रखना है, ठीक है। क्योंकि मैंने जिससे वो डेटा लिया हो ना, वो पर्सन ना, उसको कुछ हो भी, बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो तुमको क्या करना है, उसको कॉन्फिडेंटली उसको बना के रखना। मतलब उसका इंफॉर्मेशन को ये नहीं बताना कि वो पर्सन दिया, मतलब पार्टिसिपेंट को यहाँ पे प्राइवेसी रखना है तुमको। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उठा के तुमको दे दिया। जैसे तुम देखी होगी पुलिस का खबरी होता है, पुलिस लोग का इन्फॉर्मा होता है, तो वो लोग कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ला के देता है, लेकिन कभी भी पुलिस ये नहीं बताएगा कौन मुझे ला के दिया, कभी भी ये नहीं बताएगा। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि तुम्हारा कोई डॉन है, ठीक है ना, तो उस डॉन को जाके पुलिस पकड़ लिया, ठीक है, उस डॉन को जाके पुलिस पकड़ लेता है, तो वो पकड़ता कैसे, क्या पुलिस लोग पता लगाता है कि वो डॉन कहाँ है, वो चोर कहाँ है? नहीं, जो इन्फॉर्मर रहता है ना, वो जाके पुलिस को बताता है, लेकिन पुलिस कभी वो इन्फॉर्मर का नाम नहीं लेता है, ठीक है ना, कभी उस इन्फर्मा का नाम नहीं लेता है। कि हाँ वो इन्फर्मा ही तुम्हारे बारे में मुझे आके बताया, यानी उसका प्राइवेसी बना के रखता है। तो उसी तरह जब तुम रिसर्च कर रहे हो ना, और कोई तुमको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे देना, तो तुम बिल्कुल उसको प्राइवेसी बना के रखना भाई, ठीक है। उसके बाद बोला कि नॉन मैल फेशंस और प्रोटेक्शन, इसका मतलब क्या है, डू नो हार्म, ठीक है ना, तुम अपने रिसर्च से किसी को हार्म नहीं पहुंचाओगी, ना ना तो फिजिकली, ना तो साइकोलॉजिकली, ना तो इमोशनल तुमको डैमेज करना है, ना किसी पर्सन को नहीं करना और ना ही पार्टिसिपेंट को करना है। और मान लो कि तुम किसी पर्सन से डेटा ले ली, ठीक है ना, उस उसने तुमको दे दिया कि चलो मैं दे देता हूँ डेटा, अब तुम उसको ही क्या कर रही हो, हार्म पहुंचा रही हो, उसको ही नुकसान पहुंचा रही हो, उसके बारे में बोल रही हो, देखो पर्सन वही ने बोला। जैसे कि अभी मैं क्या बोली कि पुलिस का एक इन्फॉर्मा होता है, जो बड़ा बड़ा डॉन रहता है उसका आके इन्फॉर्मेशन देगा। अब बताओ अगर पुलिस बोल दे कि वही उस डॉन को कि देखो उस पर्सन ने तुम्हारे बारे में मुझे आके बोला है, ठीक है, तो वो डॉन फिर उस पर्सन को छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसको जान मार देगा, है ना। तो इस तरह से तुमको नॉन मेल फेशंस रहना है और प्रोटेक्शन बना के रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन, पब्लिक ऑनेस्टली, नो डुप्लीकेशन, प्लैगियरिज्म, क्रेडिट ऑल कंट्रीब्यूटर। अब जब तुमको अपने रिसर्च को पब्लिश करना है ना, तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल तरीके से पब्लिश करना होगा, ठीक है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल तरीके से क्या करना होगा, पब्लिश करना होगा। क्यों ऐसा? देखो अब रिस्पॉन्सिबल तरीके से कैसे, तुमको पहले देखना पड़ेगा कि मैंने कहीं डुप्लीकेट तो नहीं किया ना, तुमने जो तुम पब्लिकेशन करने जा रही हो, तुम किसी का डुप्लीकेट तो नहीं की हो ना, नो डुप्लीकेशन, प्लैगियरिज्म तो नहीं की हो, ये चेक करो। क्रेडिट ऑल कंट्रीब्यूटर, तुम्हारे रिसर्च में जितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, तुमने जो भी लिटरेचर रिव्यू पढ़ा है, ठीक है ना, जितने भी लिटरेचर रिव्यू पढ़ा ना, उनका नाम को मेंशन करो, उनको क्रेडिट दो, ठीक है, कि मैंने उनको उनको उनके बुक से पढ़ा। अगर तुम नहीं कर रही हो ना ये सब काम, तुम्हारा रिसर्च में अगर डुप्लीकेशन है, प्लैगियरिज्म है, और तुमने क्रेडिट भी नहीं दिया, तो तुम क्या कर रही हो, अनएथिकल कर रही हो, अनएथिकल, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा हूँ कि नो डिस्क्राइमिनेशन, ये सब क्या है, ये सब तुम्हारा एथिकल, ये सब रिसर्च में होगा, कोई भी डिस्क्राइमिनेशन नहीं करना है। कहने का मतलब अवॉइड बायस बेस्ड सेक्स, एज, सेक्स, रेस, एथनिसिटी, एनी अनरिलेटेड पर्सनल फैक्टर, इन बेसिस पे आपको कोई भी डिस्क्राइमिनेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर तुमको कोई रिसर्च करने मिला और तुम क्या किया अपने रिसर्च में, तुम एक लड़की हो, तो तुम क्या करोगी, लड़की लोग के बारे में खूब पॉजिटिव पॉजिटिव बात लिख दी, लड़का लोग के बारे में खूब नेगेटिव नेगेटिव बात लिख दी। उसी तरह कोई लड़का है वो रिसर्च कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि मैं एक लड़का हूं तो मैं लड़का के बारे में पॉजिटिव कर दे रहा हूँ, लड़की के बारे में नेगेटिव कर दे रहा हूँ, तो ये तुम्हारा डिस्क्राइमिनेशन हो जाएगा, है ना। तुमको अपना रिसर्च में क्या हो गया ना, अनबाइस्ड, बाइस को क्या करना, अवॉइड करना, डिस्क्राइमिनेशन नहीं करना। अब एथनिसिटी, मान लो कि तुम 4-5 धर्म को लेकर रिसर्च कर रही हो, तुम क्या कि सिर्फ अपने धर्म के बारे में खूब अच्छा अच्छा बात लिखी, बाकी दूसरे के धर्म के बारे में गलत गलत बात लिख दी, है ना। ये मैं ही कर रही हूँ, मैं अपने धर्म के बारे में अच्छा लिख रही हूँ, किसी और के बारे में गलत लिख रही हूँ, ये तो गलत बात है। मैं ये तो तुम्हारा डिस्क्राइमिनेशन हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे रिसर्च में डिस्क्राइमिनेशन करोगी तो अनएथिकल करोगी, और तुमको एथिकल बनाने के लिए नॉन डिस्क्राइमिनेशन करना है।
ठीक ना, ये बात माइंड में रख लो। तुमको क्या क्या करना है भाई, तो एक नंबर से मैं बता रही हूँ, ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इन्फॉर्म कंसेंट, बेनिफिशियल, कॉन्फिडेंटली, नो डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन बना के रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन और नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तुमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है किसी के साथ भी। कोई भी इंसान हो उनको रेस्पेक्ट देना है, पार्टिसिपेंट को भी तुमको रेस्पेक्ट देना है, ठीक है। उसके बाद ओपननेस, देखो जब तुम रिसर्च करो ना, तुम रिसर्च कर रही हो तो तुम्हारा जब रिसर्च जाएगा, ठीक है, तुम्हारा जब रिसर्च जाएगा, तुम्हारा रिसर्च एक खुली किताब के जैसा होना चाहिए, जो भी पढ़े समझ जाए कि हाँ क्या बोलना चाह रहा अपने रिसर्च में। या तुम कोई प्रपोजल बना रही हो, ठीक है, तो प्रपोजल में भी तुमको ये सब देखना पड़ेगा, एथिकल अनएथिकल, तो तुम्हारा प्रपोजल समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई क्या बोल रहा मेरा रिसर्च, क्या बोलना है। रिसर्च देखकर ही, इंट्रोडक्शन देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या बोला। ओपननेस होना चाहिए तुम्हारे रिसर्च में। कभी कभी तुम कोई बुक देखना, तुम पूरा बुक पढ़ लोगी, तुमको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक ना। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा बुक होता है जो पहला पेज देख के समझ में आ जाता है कि हाँ ये बुक बहुत अच्छा है। जैसे मैं बताई, किसी राजा मोहन का बुक में पढ़ी तो मुझे अच्छा लगा कि न्यू न्यू मुझे जानकारी मिली उसमें, ठीक है ना। और शशि थरूर का भी बुक पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कहने का मतलब है कि कुछ बुक ऐसा होता है जो तुमको देख के ही पता चलेगा, हाँ बिल्कुल ओपन से हर एक चीज क्लियर लिखा हुआ है ना। और कोई क्या कहता है, घुरा देता है, सोचता है बस कहीं हम पढ़े यार कोई पढ़े ही नहीं, तो ऐसा बुक का क्या मतलब। ओपन होना चाहिए भाई तुम्हारे रिसर्च में। शेयर रिसर्च फाइंडिंग, अच्छा वो तो बात एक समझ में आ गया, लेकिन जब तुम रिसर्च करो तो तुमको अपना फाइंडिंग को शेयर करना पड़ेगा, डेटा को शेयर करना पड़ेगा, मैथोलॉजी को शेयर करना पड़ेगा, तुमने क्या मेथड यूज किया, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, ये सब तुमको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। वेलकम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड कोलैबोरेशन, ठीक है ना। वैसे तुमको क्या होगा कि तुम्हारा ओपननेस रहेगा तो तुमको फीडबैक भी मिलेगा। उसके बाद बोला केयरफुलनेस होना चाहिए रिसर्च में, एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब आ जाओ, इसका मतलब क्या है, ये वाला देखो मुझे यहाँ लिखो चाहिए, ये वाला याद कर लेना। एक्नॉलेजमेंट देना तुमको बहुत जरूरी है, साइटेशन देना देना बहुत जरूरी है। देखो बोला कि यहाँ पे ए छूट गया, मुझे लग रहा ना मैं ऐसे कर रही तो अवॉइड करना, अवॉइड करना किसको अवॉइड करना, तो एरर को। देखो तुमको क्या बोला, केयरफुलनेस और रिस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसको बोले, लिटरेचर रिव्यू को। तुम किसी का लिटरेचर रिव्यू कर रही हो ना, तो तुमको एक्नॉलेजमेंट देना होगा, साइटेशन देना होगा। अगर तुम किसी को क्रेडिट नहीं दो ना, तो ये तुम्हारा प्लेगरिज्म हो जाएगा। तुमको ना अवॉइड करना है, किस चीज को अवॉइड करना है, प्लेगरिज्म को। बहुत केयरफुली से रिसर्च लिखना है। और तुम जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना उसको रेस्पेक्ट करना है। तो तुम कैसे रेस्पेक्ट करोगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, तुम पहले अगर तुम कि कोई कोई बुक का लिटरेचर रिव्यू की, मैं बोल रही हूँ ना कि मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे अगर मैं कोई रिसर्च लिख रही हूँ, ठीक है ना, तो मैं राजा सी मोहन रॉय, सॉरी रॉय नहीं होगा, राजा सी मोहन नाम है उनका, और शशि थरूर, इनका बुक को मैं क्या कर रही हूँ, एज ए लिटरेचर रिव्यू यूज कर रही हूँ। तो मुझे अपने रिसर्च में या प्रपोजल में मुझे साइटेशन देना होगा, एक्नॉलेजमेंट देना होगा कि मैंने उस पर्सन का मैंने लिखा, मुझे क्रेडिट देना होगा कि मैंने उस बुक से मैंने वहां से अपना आइडिया लिया हूँ। मैं जो आइडिया ली हूँ ना, तो मैंने सी राजा मोहन का जो बुक है, मोदी का गवर्नमेंट, और उसके बाद शशि थरूर का जो बुक है, उस बुक से मैंने क्या क्या आइडिया लिया। मुझे एक्नॉलेजमेंट देना होगा, मुझे साइटेशन देना होगा, मुझे क्रेडिट देना होगा, ठीक है। अगर तो उससे क्या होगा, मेरा प्लेगरिज्म जो है ना वो अवॉइड हो जाएगा। उसके बाद प्रोटेक्टिंग, ये देखो एनोमिटी, देखो एक होता है तुम्हारा अनएनोमिटी, एक होता है एनोमिटी, ठीक है ना। एनोमिटी का मतलब होता है, तुम अभी मैं बता रही हूँ, देखो मीन्स कीपिंग द पार्टिसिपेंट अनएनोमस। अनएनिमस का मतलब होता है कि अगर तुम्हारा पार्टिसिपेंट चाहता है कि तुमको अनएनिमस रखे, मतलब तुम्हारे बारे में कोई जाने नहीं, वही ऊपर भी मैं बताई थी कि इन्फॉर्म कंसेंट लेना, वही वर्ड है, बस इसको खाली डिफरेंट यूज तरीके से यूज किया गया। एनएनिमस का मतलब है कि मान लो कि सुषमा मैं तुमसे डेटा ले रही हूँ, और तुम बोले कोई चीज पे मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो और मैं उस रिसर्च पे तुमसे डेटा ले रही हूँ, और तुम बोलोगे कि दीदी प्लीज मेरा नाम मत लीजिएगा किसी से कि मैं ऐसा बात बोली हूँ, ठीक है। तो मैं यानी रिसर्च में मैं क्या करके रखी हूँ, अनएनिमस बना के रखी हूँ मैं, है ना। मैंने रिसर्च में क्या बना के रखी हूँ, एनोनिमस, पार्टिसिपेंट के नाम को मैं किसी को नहीं बता रही हूँ, अनएनिमस बना के रखी हूँ। अगर मैं बना के रख रही हूँ तो मेरा रिसर्च एथिकल है, अगर नहीं मैं बता दी किसी को कि मैंने सुषमा से डेटा ली हूँ, तो वो हो जाएगा अनएथिकल, ठीक है ना, ठीक है।
इन्वॉल्व नॉट रिवीलिंग द नेम, मतलब तुम जिस पर्सन से डेटा ली हो ना उसका नाम को रिवील नहीं करना पड़ेगा। या अगर वो बोला मेरा कास्ट को भी रिवील नहीं करना है, कुछ भी रिवील नहीं करना है पार्टिसिपेंट के बारे में, तो मुझे कुछ भी उसके आइडेंटिटी को छुपा के, जब मैं उसके आइडेंटिटी को छुपा के रखी हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, अनएनुमिटी बना के रख रही हूँ, ठीक ना। अनएनुमेस का मतलब वही होगा कि मैं किसी के आइडेंटिटी को छुपा के रखना है, मुझे पार्टिसिपेंट के आइडेंटिटी को छुपा के रखना है, ठीक है। अंजलि ये वाला तुम देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला देख लेना, ये मैं जब वीडियो डालूंगी ना तुम देख लेना ये वाला। एक बार मैं रिवीजन खाली ये वाला इधर वाला मैं कर दे रही हूँ। देखो रिसर्च एथिक्स में क्या क्या होगा, ये वाला मत याद करना तो चलेगा, लेकिन ये वाला में से ये एक्नॉलेजमेंट वाला खाली याद करना होगा, बाकी इधर का याद करना। रिसर्च में क्या क्या आएगा, देखो कौन कौन प्रीवियस ईयर में आया हुआ, ये आया हुआ है, ऑब्जेक्टिविटी आया हुआ है, इंट्रीगेटिव भी आया हुआ है, बेनिफिशियंस भी आया हुआ है, कॉन्फिडेंटली भी आया हुआ है, नॉन मेलिफेंस भी आ गया है, उसके बाद तुम्हारा हाँ ये वाला भी आया हुआ, तो ये सब आया हुआ है, ठीक है। तो ये पढ़ना है कि रिसर्च में हमको एथिक्स बना के रखना है, तो किस किस चीज से मेरा एथिक्स जो है वो मेंटेन रहेगा। हमको रिसर्च में क्या क्या ध्यान रखना है, हमको ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इन्फॉर्म कंसेंट, बेनिफेंस, कॉन्फिडेंटिलिटी, नॉन मेलिफेंस, रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशंस, नो डिस्क्रिमिनेशन, ओपननेस, केयरफुलनेस एंड रिस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और प्रोटेक्ट एनुमिटी, और एक्नॉलेजमेंट देना, देख लो एक्नॉलेजमेंट भी देना है। ये सब हम अगर बना के रख रहे हैं अपने रिसर्च में, ये सब चीज का अगर हम रिसर्च में अपना ध्यान रखें तो मेरा रिसर्च क्या है, एथिकल है। अच्छा अब साइटेशन का मतलब क्या होता है, एग्जाम में आता है। साइटेशन का मतलब है कि अब तुम कभी किसी बुक से जैसे कि तुम्हें डिसर्टेशन मिला होगा मास्टर्स में, तो तुम किसी बुक से या जर्नल से आइडिया तो ली होगी ना, ऐसे तो तुम बुक या डिसर्टेशन या प्रपोजल नहीं बनाओगी। तुमको क्या करना पड़ेगा, कोई आइडिया कोई किसी बुक या जर्नल से पहले आइडिया लेना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम अपना कुछ लिख सकती हो। कोई भी डिसर्टेशन हो या कोई भी तुम्हारा प्रपोजल हो लिखने के लिए, या रिसर्च हो लिखने के लिए, तुमको कोई बुक या जर्नल से आइडिया लेना पड़ता है। तो जिस बुक से तुम आइडिया ली हो ना, तो तुमको गिविंग क्रेडिट देना पड़ेगा। अब जब तुम क्रेडिट दे दी ना, तो इसका मतलब तुम साइटेशन दे दी, और रिसर्च में साइटेशन देना बहुत जरूरी है। अगर तुम साइटेशन नहीं दोगी ना तो ये अनएथिकल हो जाएगा, जबकि रिसर्च में तुम अनएथिकल करोगी तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लेगरिज्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक और बात सुनो, अभी हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, पहले ये देख लो। देखो बात क्या है कि लिस्ट वल्नरेबल टू रिसर्च एथिक। वल्नरेबल का मतलब होता है कम, मतलब देखो बोले कि कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पे तुमको कम डर है कि जहां पे मेरा रिसर्च एथिक्स नहीं होगा, खराब नहीं होगा, ठीक है ना। लिस्ट वल्नरेबल जहां पे रिसर्च एथिक्स जो है ना अनएथिकल होने का बहुत कम चांस है, ठीक है ना। तो जब तुम प्रॉब्लम को बनाओगी ना, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेगी, तो तुम्हारा यहाँ पे रिसर्च एथिक्स जो है ना वो अनएथिकल नहीं होगा, ये कम चांस है अनएथिकल होने का, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन द रिसर्च वेरिएबल, जब तुम वेरिएबल को फाइंड आउट करोगी ना, वेरिएबल को आइडेंटिफाई करोगी ना कि ये कौन सा वेरिएबल है, तो वहां पर भी तुम्हारा कम डर रहेगा कि रिसर्च जो है, रिसर्च एथिक्स में अनएथिकल होने का डर कम है, ठीक है ना। लिस्ट वल्नरेबल टू रिसर्च एथिक्स, मतलब जो रिसर्च एथिक्स है कहाँ पे तुम्हारा, मतलब लिस्ट वल्नरेबल जहाँ बहुत ज्यादा कोई मायने नहीं रखता है कि जब यहाँ पे एथिक्स तुमको बना के रखना है। तो हो गया एक तो तुम्हारा प्रॉब्लम बनाने वक्त, एक जब तुम वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेगी, और एक जब तुम वेरिएबल को डिफाइन करोगी। इन तीनों जगह पे उतना मायने नहीं रखता रिसर्च का, ये वल्नरेबल जगह है, ठीक है ना। रिसर्च के लिए, रिसर्च एथिक्स के लिए ये वल्नरेबल है, लीस्ट वल्नरेबल है किसके लिए, रिसर्च एथिक्स के लिए। लेकिन ज्यादा कहाँ पे होता है, जहां पे डर है कि हाँ मेरा रिसर्च एथिक जो है ना, अगर हम कुछ छेड़छाड़ किए तो मेरे एथिक जो है अनएथिकल हो जाएगा। मोर कहाँ होगा, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो हम लोग प्रॉब्लम को पहचानेंगे, तो प्रॉब्लम पहचानेंगे तो यहाँ पे तो हम कुछ अनएथिकल काम यूज करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। या फिर मैं वेरिएबल को पहचानूंगी या वेरिएबल को डिफाइन करूंगी, यहाँ तो मैं किसी का डेटा चुराऊंगी नहीं, यहाँ पे तो पार्टिसिपेंट वगैरह तो आएगा नहीं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तो मुझे साइटेशन वगैरह देना है नहीं, यहाँ पे मुझे बिब्लियोग्राफी वगैरह तो देना, तो यहाँ पे तो मेरा मतलब रिसर्च एथिक्स से कोई डर नहीं है। यहाँ पे लिस्ट डर है, यहाँ पे रिसर्च एथिक्स अनएथिक होने का ज्यादा डर नहीं है। लेकिन तुमको डर कहाँ पर है वो बता रही हो, जैसे जब रिपोर्ट रिसर्च आउटकम आएगा ना, तुमको वहां पे डर है कि पूरा रिसर्च का तुम कंक्लूजन गलत निकाल दो,
अनएथिकल होके निकाल दो। जब तुम डेटा एनालिसिस करोगी ना, जब तुम डेटा को एनालाइज करोगी ना, वहां पे तुम अनएथिकल हो सकती हो। मैं क्या बोली कि जब तुम डेटा एनालिसिस करो, तो तुम जब डेटा एनालिसिस करोगी तो वहां पर भी तुम अनएथिकल हो जाओगी। ठीक है, वो लड़की क्या बोली थी, तुम वो पार्टिसिपेंट क्या बोला था कि प्लीज आप मेरा नाम नहीं लीजिएगा कि मैंने इंफॉर्मेशन दिया, है ना। इन्होंने क्या किया, जब डेटा एनालिसिस किया तो उसका नाम दे दिया। हो गया यहाँ पे अनएथिकल होने का डर बहुत है। यहाँ पे हमको बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अनएथिकल होने का डर है। उसके बाद डेटा कलेक्शन करेंगे तो वहां पर भी अनएथिकल हो सकता है। हम बोलते हैं ना, जब डेटा ले रहे हैं तो हम पार्टिसिपेंट का नाम नहीं लिखना है, मुझे वो मना किया है कि मेरा इन्फॉर्मेशन को आप छुपा के रखिए कि मैंने दिया। ठीक है, यहाँ पे मुझे एथिक्स को बना के रखना है। उसके बाद मैं जो डेटा ले रही हूँ, जो मैं लिटरेचर रिव्यू पढ़ रही हूँ, तो लिटरेचर रिव्यू से रिलेटिव मैं डेटा में भी कुछ ऐड कर रही हूँ। ठीक है ना, वहां पर भी मैं लिखती हूँ, तो यहाँ पर मैं नाम ही नहीं दूंगी, मैं साइटेशन ही नहीं दूंगी। तो यहाँ पर भी मुझे क्या है, डर है कि मेरा रिसर्च जो है ना अनएथिकल हो सकता है। ठीक है ना, तो एथिक्स यहाँ पर भी अनएथिकल होने का डर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है ना। अब यूजीसी के अकॉर्डिंग टू यूजीसी मेनी एकेडमिक गाइडलाइन, यूजीसी के यूजीसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, मेनी एकेडमिक गाइडलाइन, बहुत सारे एकेडमिक गाइडलाइन के भी ने ये बात बोला है कि क्या तुम्हारा चेक होगा तो द सेक्शन नॉट कंसिडर फॉर सिमिलरिटी चेक इंक्लूड, कौन कौन सा तुम्हारा, अगर तुम्हारा जो सिमिलर होगा ना तो वो तुम्हारा अनएथिकल के अंदर नहीं आएगा। ठीक है ना, उसको तुमको चेक नहीं किया जाएगा। क्या क्या सिमिलरिटीज को चेक नहीं। मान लो तुम बिब्लियोग्राफी सेम लिखी, बिब्लियोग्राफी तो हर हाल में सेम ही होगा। चलो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे बिब्लियोग्राफी बनाना है, मेरे नाम का राजा सी मोहन का बुक पे मैं बना रही हूँ। तो मान लो कि मैं एपीआई स्टाइल यूज कर रही हूँ। मैं कल पढ़ाई थी कि एपीआई स्टाइल क्या होता है। एपीआई स्टाइल के अकॉर्डिंग मुझे पहले ऑथर का नाम लिखना है। तो राजा सी मोहन का नाम क्या है, पूरा नाम सी नहीं राजा सी मोहन नाम है इनका पूरा। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं खाली एम दूंगी, मोहन दूंगी, मोहन दूंगी और यहाँ पे आर दूंगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ए आर दूंगी। इनका बुक का नाम, इनका बुक जो था 2015 का बुक है। ठीक है ना, और उसके बाद जो बुक है मोदी का गवर्नमेंट, इनका बुक का नाम है। ठीक है, मोदी का वर्ल्ड, सॉरी मोदी का वर्ल्ड और इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ऐसे करके पूरा बुक का नाम है। ठीक है, मैंने ये बुक लिख दिया। तो बिब्लियोग्राफी सबको तो सेम होगा, तुम बनाओ चाहे हम बनाओ तो सेम ही होगा, है ना। तो बोलो ये तुम्हारा नहीं आएगा रिसर्च एथिक्स में। ये यूजीसी ने भी बोला है और बहुत सारे एकेडमिक गाइडलाइन ने भी बोला कि कौन सा सेक्शन है जिसको कंसिडर नहीं कराया जाएगा सिमिलरिटीज में, जो प्लेजरिज्म में नहीं आएगा। ये तो सेम ही होगा, हर हाल में सेम होगा। मेरा जो बिब्लियोग्राफी बनेगा तुम्हारा भी बिब्लियोग्राफी वही बनेगा। ऑब्जर्वेशन के मतलब क्या है कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया। कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन ये सब तुम्हारा प्लेगरिज्म के अंदर नहीं आएगा। बिब्लियोग्राफी, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन ये सिमिलरिटी चेक नहीं होगा। यहाँ पे तुम्हारा कभी नहीं आएगा प्लेगरिज्म चेक करने के लिए कितना परसेंट, मतलब कि हम लोग क्या पढ़े थे, प्लेगरिज्म कितना कितना परसेंट सिमिलर रहेगा तो तुम्हारा सजा मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, ये सब पढ़े थे ना। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये कि जो बिब्लियोग्राफी हो तो सेम ही होगा, और ऑब्जर्वेशन भी कभी नहीं हो सकता क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रही तो हो सके दूसरा पर्सन भी वही ऑब्जर्व कर रहा। और कंक्लूजन भी तुम्हारा नहीं होगा, कि कंक्लूजन ऑलमोस्ट सबका सेम ही होगा, तो कंक्लूजन भी तुम्हारा नहीं चेक होता है। ठीक है ना, कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन, बिब्लियोग्राफी ये सिमिलरिटी को चेक नहीं इंक्लूड करेंगे हम लोग प्लेगरिज्म में। ठीक है ना, यूजीसी के अकॉर्डिंग। अब देखो प्लेगरिज्म क्या है वो पढ़ेंगे। अब एक बात मेरा बात सुनो, एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आया हुआ था कि प्लेगरिज्म का टाइप, अभी मैं तुम लोग दिखाऊंगी, पहले प्लेगरिज्म को समझ लो कि व्हाट इज प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म होता क्या है। प्लेगरिज्म मींस यूजिंग समवन एल्स वर्क। प्लेगरिज्म का मतलब है कि तुम यूज कर रही हो समवन, किसी एक पर्सन के काम को। ठीक है ना, तुम किसी पर्सन के काम को यूज कर रही हो और विदाउट गिविंग देम प्रॉपर क्रेडिट, तुमने उसको क्रेडिट ही नहीं दिया। ठीक है, तुमने क्या किया, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने राजा सी मोहन का बुक लिखा, मैंने इनका बुक से मैंने लिटरेचर रिव्यू की। ठीक है, अब मैंने इनके बुक से पूरा हेल्प ली, मैं पूरा बुक से हेल्प ली हूँ उनके बुक से, है ना, और मैंने इनको साइटेशन ही नहीं दिया, तो ये तुम्हारा प्लेगरिज्म हो गया। ठीक है ना, प्लेगरिज्म इन एकेडमिक राइटिंग या प्लेगरिज्म इन्वॉल्व यूजिंग वर्ड, तुमको एकेडमिक राइटिंग लिख रही हो
या तुमने कोई प्लेगरिज्म वर्ड को इन्वॉल्व किया है, यूज किया है, कोई आइडिया लिया हो या कोई इंफॉर्मेशन लिया हो, सोर्स विदाउट साइटिंग इट करेक्टली। तुमने उस बुक से आइडिया ही क्यों ना लिया हो, तुमने उस बुक से आइडिया लिया हो, तुमने उस बुक से इंफॉर्मेशन लिया हो, कोई भी सोर्स लिया हो, और तुमने क्या किया, उनको साइटेशन ही नहीं दिया। ठीक है, अब जब नहीं दोगी ना तो तुम्हारा चेक होगा, चेक होगा तो तुम्हारा आ जाएगा कि ये तो प्लेगरिज्म है ना। इन प्रैक्टिस दिस कैन मीन ए व्यू डिफरेंट थिंग। देखो भाई, तुम्हारा कुछ ऐसा नहीं तुम सेम टू सेम एज इट एज लिखना है। तुम चाहोगे किसी का प्रपोजल बना रही हो, एज इट एज उसको बुक से उठा के लिख दोगे, ऐसा भी नहीं चलेगा, वो भी प्लेगरिज्म हो जाएगा। तुम आइडिया इन्फॉर्मेशन ले सकती हो, ठीक है। प्लेगरिज्म इज अनएथिकल, प्लेगरिज्म अनएथिकल है बिकॉज वी आर ए रिप्रेजेंट someone other work our own without giving them the right to। मतलब तुम किसी पर्सन का बुक को लेके लिख रही हो, किसी दूसरे पर्सन के वर्क को यूज कर रही हो, और तुम उसको क्या कर रही, साइटेशन नहीं दे रही हो, तो ये तुम्हारा प्लेगरिज्म हो गया। तुम अगर इसको पूरा नहीं भी पढ़ोगी ना, अगर खाली एक लाइन भी तुम याद कर लो ना तो ये हो गया। अगर तुम यहाँ से यहाँ भी याद कर ली ना तो ये तुम्हारा कंप्लीट है, ठीक है ना। आरती पहले वाला इससे पहले जो क्लास हुआ ना वो देख लेना, देखो ये वाला है, अंजलि और आरती देख लेना, हाँ देख लेना, ये वाला है ना, हल्का फॉर्म में लिखे थोड़ा। अच्छा ये वाला मैं क्वेश्चन देखे एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला, ये तो मैं कराई थी ना तुमको, की ये वाला, हाँ ये वाला आया था, ये तीनों ही पूछ रहा था, हाँ तीनों ही पूछ रहा था, हाँ तीनों ही पूछ रहा था, हम देखे क्या फ्रेंड से हम बोले कि थोड़ा सा मेरे को है ना रिसर्च का क्वेश्चन का फोटो खींच के भेजना। अच्छा तुम भेज देना, नहीं नहीं, हाँ अच्छा भेज देना तुम, अभी हम खाली उसको बोले ना अपने फ्रेंड को, वो भी बहुत बिजी है, वो टीचिंग का प्रिपरेशन कर रहा है, तो हाँ बोले खाली कम से कम मेरे को रिसर्च का फोटो खींच के भेज दे, तो रिसर्च का भेजो तो हम देखे कि हाँ ये तो हम पढ़ाए हुए थे, हाँ आया हुआ था, चलो तो वही मैं ये वाला टॉपिक में लाई भी हूँ, ठीक है ना। तो प्लेगरिज्म का मतलब क्या समझ में आ गया, अगर तुमसे कोई बोले कि व्हाट इज ए प्लेगरिज्म, तो तुम क्या बोलेगी, प्लेगरिज्म मींस यूजिंग ए समवन एल्स वर्क विदाउट गिविंग देम प्रॉपर क्रेडिट, ठीक है ना। मतलब मैं किसी पर्सन का वर्क को यूज कर रही हूँ, उनके कामों को यूज कर रही हूँ, उनकी बुक को यूज कर रही हूँ अपने काम के लिए, ठीक है ना, लेकिन मैं उनको क्या कर रही हूँ, क्रेडिट नहीं दे रही हूँ, साइटेशन नहीं दे रही हूँ, तो वो हो जाएगा प्लेगरिज्म। अब आ जाओ, प्लेगरिज्म कितने तरह का होता है वो हम लोग देखेंगे। एक होता है FFP करके, याद करना, ये इस बार के क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, FFP, ठीक है ना। FFP का मतलब क्या है, पहला का हो जाएगा, पहला F का मतलब होगा फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का मतलब अगर तुम डेटा ले रही हो, ठीक है ना, तुम देखो डिफिनेशन भी आता है, लेकिन इस बार एग्जाम में सिर्फ नाम आया है, ये वाला आया है और ये वाला आया है और ये वाला आया है, और ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ, ऐसा नहीं कि न्यू है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा कि फैब्रिकेशन इज ए मेकअप डेटा या रिजल्ट एंड रिकॉर्डिंग रिपोर्ट दे। मान लो तुमने डेटा लिया और डेटा लेके तुम डेटा, मैं क्या की, तुम डेटा कलेक्ट की, पहले हम लोग क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, मैंने क्या किया, पहले डेटा को कलेक्ट किया, मैंने पहले डेटा कलेक्ट किया, रिसर्च प्रोसेस वीडियो तुम लोग देख लेना, क्या क्या पहले करना है क्या क्या नहीं, ठीक है। पहले डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद डेटा को एनालिसिस किया जाता है, ठीक ना, फिर डेटा एनालिसिस किया जाता है। तो अब जब मैं डेटा कलेक्ट करके लाई ना, तो मैं क्या करूंगी, अपना मर्जी से डेटा को मेकअप कर दूंगी, मतलब मैं छेड़छाड़ कर दूंगी डेटा, मैंने जो डेटा कलेक्ट करके लाया उसको नहीं लिख रही हूँ, बल्कि मैं क्या कर रही हूँ, छेड़छाड़ कर रही हूँ, डेटा को मेकअप कर रही हूँ, अपने तरीका से उसको सजा रही हूँ, गलत डेटा ऐड कर रही हूँ, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर डेटा कर रही हूँ, ठीक है ना। डेटा के साथ छेड़छाड़ कर रही हूँ, डेटा को मेकअप कर रही हूँ, डेटा के साथ फैब्रिकेशन जुड़ा हुआ, सुन लो, डेटा के साथ जब मैं छेड़छाड़ करूंगी ना तो वो कहला जाएगा मेरा फैब्रिकेशन। रिजल्ट रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग दे, मैंने क्या किया, मैंने डेटा को मेकअप कर दिया, ठीक है ना, मैंने छेड़छाड़ कर दिया डेटा को, ठीक है, तो वो हो गया फैब्रिकेशन। और फॉल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, देखो, फॉल्सिफिकेशन इज ए मैनिपुलेटिंग रिसर्च मटेरियल्स, इक्विपमेंट, प्रोसेस
changing, omitting data and results such that the research is not accurately represented in the research record. तुम रिसर्च के थ्रू अगर तुम किसी को मैनुपुलेट कर रही हो, तुम जिस चीज को रिसर्च करना चाह रही हो, तुम उसको ना एक्सप्लेन करिए, कुछ गलत चीज को एक्सप्लेन कर रही हो, लोगों को मैनुपुलेट कर रही हो ना, तुमने क्या किया, तुमने हर जगह गलत किया, तुमने लोगों को मैनुपुलेट किया अपने रिसर्च के थ्रू। रिसर्च मटेरियल को तुमने पहले क्या किया, मैनुपुलेट किया। तुमने जो इक्विपमेंट यूज किया, तुमने जो डेटा एनालिसिस के लिए जो तुमने टेस्ट यूज किया, उसमें भी तुमने क्या किया, चेंजिंग कर दिया, कॉपी किया तुमने, फिर डेटा रिजल्ट, इन सारी चीजों में तुमने क्या किया, गलत तरीके से तुमने उसको क्या किया, उसको रिप्रेजेंट किया, तुमने छेड़छाड़ किया सारी चीजों में। ऊपर का लिए डेटा बोला, फैब्रिकेशन डेटा से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं पूरा रिसर्च को मैनिपुलेट कर रही हूँ। मैं जो अपना फाइंडिंग निकाल रही हूँ ना, जो कंक्लूजन निकाल रही हूँ ना, उसको नॉट एक्यूरेट, बिल्कुल सही तरीके से मैं रिसर्च को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ। जो मेरा रिजल्ट निकला है ना, वो बिल्कुल ही नॉट एक्यूरेट है, ठीक है ना। मैं जिस चीज को मैंने हाइपोथेसिस बनाया, जिस चीज पे हाइपोथेसिस बनाता आदमी, सॉरी अल्टरनेटिव एंड नॉन, ठीक है ना। तो मेरा जो फाइंडिंग आएगा तो दो, चाहे अल्टरनेटिव आएगा या तो नल आएगा, ऐसे करके आता है। तो मैंने उससे हटकर मैंने अपने फाइंडिंग निकाला, तो वो हो गया फॉल्सिफिकेशन, ठीक है ना। फॉल्सिफिकेशन में मैनुपुलेट कर रहे हैं हम अपने रिसर्च के थ्रू लोगों को, है ना। मैं रिजल्ट ही गलत निकाल रही हूँ, मैं बिल्कुल नॉट एक्यूरेट रिजल्ट निकाल रही हूँ, तो ये हो गया तुम्हारा फॉल्सिफिकेशन। और प्लेगरिज्म देखो, अगर उधर वाला प्लेगरिज्म नहीं याद करना तो यहाँ वाला याद कर लेना। प्लेगरिज्म क्या है, एक एप्रोप्रिएशन ऑफ एन अदर पर्सन आइडिया, प्रोसेस, रिजल्ट, वर्ड विदाउट गिविंग विदाउट गिविंग एप्रोप्रिएट क्रेडिट। मैंने किसी पर्सन के बुक से क्या क्या मैंने आइडिया लिया, मैंने उनका प्रोसेस भी यूज किया, मैंने उनका रिजल्ट को भी मैंने देखा, वर्ड भी यूज किया, लेकिन मैंने उनको क्या किया, मैंने उनको क्रेडिट नहीं दिया, मैंने उनको साइटेशन नहीं दिया, तो ये तुम्हारा कहला गया प्लेगरिज्म। क्या कहला है, प्लेगरिज्म, ठीक है ना। तो फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन और प्लेगरिज्म, ठीक है ना। जब मैं पूरा रिसर्च में गलती करी तो फॉल्सिफिकेशन, यानी मैं फॉल्स मैनुपुलेट कर रही हूँ। जब मैं डेटा में गलती करी तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं फैब्रिकेशन कर रही हूँ। जब मैं किसी को साइटेशन नहीं दे रही हूँ ना, यानी मैं प्लेगरिज्म कर रही हूँ रिसर्च में, यानी मैं प्लेगरिज्म कर रही हूँ ना रिसर्च में, तो मैं अनएथिकल जा रही हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ पहले इस साल का क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद मैं बता रही हूँ। ये इस बार वाला क्वेश्चन है। अभी मैं पढ़ाई ना, तो तुम लोग बताओ, बताने में क्यों प्रॉब्लम हो रहा। हाँ बिल्कुल, अभी मैं क्या बोली, एफ, एफ और पी, तो हो गया फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन और प्लेगरिज्म। फैब्रिकेशन, प्लेगरिज्म, फॉल्सिफिकेशन, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया रिसर्च का मिसकंडक्ट, है ना। मिसकंडक्ट भी तुम्हारा प्लेगरिज्म ही कहता है। अभी मैं ऊपर पढ़ा चुकी हूँ कि रिसर्च में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो एथिक्स करना है, ठीक है ना। और डू नॉट क्या नहीं करना है, तो मिसकंडक्ट नहीं करना है, अनएथिकल नहीं करना है, और तुम्हारा क्या नहीं करना है, प्लेगरिज्म नहीं करना है, ठीक है। प्लेगरिज्म का टाइप भी एग्जाम में आता है, वो मैं तुम लोगों को कल पढ़ाऊंगी, क्योंकि हम वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसे अच्छा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, अच्छे से समझ लो, उसके बाद करना। मैं ये पढ़ा चुकी हूँ टॉपिक में, सुषमा देख लेना वीडियो में, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाई हुआ, अंजलि थी ये टॉपिक के दिन। ए स्टूडेंट कमिट लेबल, हाँ देख लो पहले, उसके बाद में बता रही हूँ। क्वेश्चन देखो, उसके बाद में बता रही हूँ। डेबरेट का मतलब होता है रोकना, ठीक है ना। लेवल टू, लेवल टू प्लेगरिज्म में क्या होगा, ये बात पूछ रहा। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, मैं तुम्हारा रख रही हूँ, ठीक है। जीरो, 1, 2, 3, मैं ऐसे करके उस दिन याद करवाई थी। वीडियो तुम देखना, मैं बहुत अच्छे से चार्ट बना बना के याद करवाई थी अंजलि को, अंजलि थी क्लास में उस दिन, ठीक है। तो जीरो में क्या आएगा तुम्हारा, नो, कोई ये नहीं। उसके बाद तुमको बोलेगा कि रिवाइज कर लो, उसके बाद तुमको बोलेगा नहीं 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 नहीं, ये तो कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, डिबरेट फ्रॉम सबमिटिंग रिवाइज द स्क्रिप्ट टू द पीरियड ऑफ 1 ईयर, नहीं। तुमने बताओ, मैं बता रही हूँ, रुक जाओ।
तुम लोग पहले बताओ आंसर, उसके बाद में बताओ। हम एक बार पीडीएफ खोल रहे, रुक जाओ। एक्चुअल में ना मैं पीडीएफ डिलीट कर देती हूँ, इसलिए मैं देख रही हूँ कि तुम लोग पास है पीडीएफ किसी के पास। अच्छा रुक जाओ 1 सेकंड, मेरे पास होगा तो हम भेज रहे। देखो ये बोला ना, तुम लोग जाके देख लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आता है। उस दिन तो मैं कराई भी थी क्लास में। मैं एक बार देख लेती हूँ कि है कि नहीं पीडीएफ। उसी समय नहीं, नहीं है पीडीएफ, में डिलीट कर चुकी हूँ मुझे लगा। किसी पास है तो भेज दो, तो मैं एक बार तुम लोगों को रिवीजन करा दूंगी। कोई लोड किया है पीडीएफ ये वाला, जिसमें मैं ये करवाई हूँ, रुक जाओ। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ आज रहने दो आरसी 1 मिनट। मैं ना नहीं उस दिन ये नहीं कराई थी। मिल गया मिल गया, रहने दो। ये यहाँ पे करा देती, कोई टेंशन नहीं। रुक, ये आरसी मैं बता रही हूँ, मैं प्लेगरिज्म का नहीं कराई थी, लेबल 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 वाला, ये कह आ गया ये वाला। देखो अच्छे से देखना तुम लोग, ठीक है। देखो लेबल 1 क्या बोलता है तुम्हारा, ये तो उस दिन हो ही गया था। देखो पहले क्या बोल रहा, नो नो पैनलिटी, ये तुम्हारा थेसिस और डिसर्टेशन के लिए, ठीक है। ये जो है तुम्हारा थेसिस और डिसर्टेशन के लिए बोला नो पैनलिटी, ठीक है। उसके बाद बोला कि स्टूडेंट मस्ट सबमिट ए रिवाइज स्क्रिप्ट विद इन 6 मंथ। देखो इसको मैं बहुत अच्छे से याद कराई थी अंजलि को कि लेवल 1 में क्या बोला तुम्हारा कि नो, मतलब कोई तुमको सजा नहीं मिलेगा। और लेवल 2 में क्या बोल रहा है तुमको, लेवल 2 में तुमको बोल रहा है 6 मंथ, ठीक है। और लेवल 3 में क्या बोल रहा है तुमको, लेवल 3 में क्या बोल रहा है तुमको, लेवल ये सॉरी नहीं 0 लेवल, सॉरी ये 0 लेवल, और ये 1 लेवल, और ये 2 लेवल। 2 लेवल में क्या बोला 1 ईयर, और 4 लेवल में क्या बोला तुमको, फिर मैं गलत बोली, रुको रुको। देखो यहाँ पे क्या बोला, थेसिस एंड डिसर्टेशन, ये स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे तुम्हें क्या बोला कि लेवल 0 लेवल, 0 लेवल में क्या बोला कि नो, कोई भी तुमको नहीं होगा, कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगा। 1 में क्या बोल रहा तुमको 6 मंथ का होगा। आरसी तुम्हारा गलत हुआ था, इसलिए मैं ये लाई हूँ। और 2 में क्या बोल रहा, 2 में तुमको बोल रहा है कि तुम्हारा 2 में क्या बोल रहा तुम्हारा लेबर में कि 1 ईयर का मिलेगा। और 3 में क्या बोल रहा तुम्हारा कि कैंसिल कर दिया जाएगा। देख लो, ठीक है। 0 लेवल में क्या बोला नो, 1 में क्या बोला कि 6 मंथ तक का तुमको रिवाइज करके लाना है, और 2 लेवल में क्या बोला 1 ईयर, और 3rd में क्या बोला कि डायरेक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब तुम देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला कि लेवल 2 में क्या बोला है, लेवल 2 में क्या बोला। तो तुम लोग इसको, मैं उस दिन अंजलि को पढ़ा रही थी तो मैं इसको ट्रिक बोली थी याद करने के लिए। कैसे मैं बोली थी, मैं बोली थी कि ऐसे ट्रिक याद कर लेने की, जब देखना तुम्हारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तुम्हारा स्टूडेंट वाला थे डिसर्टेशन का पूछ रहा है, तो तुम क्या करना जल्दी से यहाँ पे तुम लेवल बना लेना, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल। और उसके बाद लिख लेना कि इसमें बोला नो, ठीक है, इसमें बोला तुम्हारा ये 6 मंथ, और इसमें बोला तुम्हारा 1 ईयर, और इसमें बोला तुम्हारा डायरेक्ट कैंसिल। अब तुम्हारा आंसर कभी नहीं गलत होगा। और उसके बाद में अंजलि को ये भी बोली थी, ये भी बोली थी कि तुम यहाँ पे नंबर भी लिख लेना कि कौन कितना से कितना तक का है, कौन कितना से। कैसे आरसी 1 नंबर कैसे बनेगा, रुक जाओ। हाँ नहीं नहीं, हाँ तुम्हारा आंसर ठीक है, हमको लगा ये 6 नहीं, सॉरी सॉरी, मुझे लगा ये 6 मंथ है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है।
मुझे 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 पता क्या, नहीं नहीं मुझे क्या लगा पता है, नहीं नहीं मुझे लगा ना ये 6 मंथ ऊपर है, मुझे लग रहा है ये तुम एक नंबर, तो हमको लगा तुम ही गलत बोली हो, मुझे लगा तुम गलत बोली है इसलिए, इसलिए मैं और बोली मुझे दिखाना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, मैं नहीं देखी, मुझे लगा ऊपर ही 6 मंथ है, मुझे थोड़ा देखने में गलती हो गई। ठीक है, हाँ ठीक है, तो 1 नंबर हुआ। अब अगर तुमसे बोलता कि लेवल 0, तो लेवल 0 तुम्हारा क्या हो जाएगा, नो। अगर तुमसे लेवल 1 पूछता तो आंसर ये वाला हो जाता है ना, लेकिन कैंसिल कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो कैंसिल तुम्हारा ये तो दोनों होगा नहीं, तो हटा ही दो। ठीक है, तो ये तुम्हारा डिजर्टेशन वाला हो गया, और तुम्हारा ये बाकी तुम लोग वीडियो देख लेना, हम इसी तरह से याद करवाए थे अंजलि को क्लास में, कि ऐसे करके सबसे पहले क्वेश्चन आएगा ना तो चार्ट बना लेना। चार्ट बनाने का तरीका भी बता दिए, 1 0 1 2 3 करके चार्ट बनाना, और दोनों का ही चार्ट बनाने का तरीका बताया, जैसे एक तो एकेडमी वाला भी और एक तुम्हारा स्टूडेंट वाला भी, दोनों का भी। और दोनों में मैं ऐसे करके ही बताई कि पहले नो, फिर तुम्हारा 6, फिर 1, उसके बाद कैंसिल, और उसके बाद ये वाला भी बनाना है कि इसमें कितना आएगा 10%। फिर यहाँ पे कितना आएगा, ऐसे ऐसे करके मैं पूरा बनवाई हूँ इसको, ऐसे करके, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कितना आएगा, तो 40 से 60, तो यहाँ से कितना आएगा, तो 60 से एवव, है ना, ऐसे करके मैं चार्ट बनवा बना के करवाई थी। क्वेश्चंस भी बहुत सारा उसमें एमसीक्यू, तो तुम लोग रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, आरसी का तो ये पक्का हो गया, इस वजह से अब मैं सॉफ्ट हो गया, आरसी कैसे गलत बताई, क्योंकि ये तो मैं बहुत बार तुमको करवाई हूँ। अच्छा देखो इसमें क्या बोला कि कौन सा प्लेगरिज्म नहीं है, देख लो, नॉट प्लेगरिज्म, क्या प्लेगरिज्म नहीं है, इसमें क्या प्लेगरिज्म नहीं है, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, क्या प्लेगरिज्म नहीं है देखो ऑप्शन 4, अच्छा हाँ बिल्कुल सही, देखो क्या बोला, मेक यूज ऑफ द वर्क ऑफ अनदर एंड मिस रिप्रेजेंट, तुम किसी का मिस रिप्रेजेंट तरीके से तुम किसी को यूज करके उसको रिप्रेजेंट करोगी तो प्लेगरिज्म हो जाएगा, यही डायरेक्ट आती हूँ। ड्राइंग ड्राइंग कंटेंट फ्रॉम ए अनदर वर्क, मैं किसी पर्सन से ड्रॉ कर रही हूँ, है ना, उसका आइडिया या कोई उसका वर्क को क्या कर रही हूँ, कंटेंट को ड्रॉ कर रही हूँ। अडॉप्ट इट, डू एक्नॉलेजमेंट, अब मैं उसको क्या कर रही हूँ, एक्नॉलेजमेंट भी दे रही हूँ, तो ये बिल्कुल सही है, ये प्लेगरिज्म नहीं है। ये इसका आंसर बनाओ, बताओ। presenting and using another publication और unpublication work, बिल्कुल प्लेगरिज्म, मैं किसी पर्सन का लिख रही हूँ और उसको कोई मतलब कोई किसी तरह का विदाउट एप्रोप्रिएट रेफरेंस, उसको रेफरेंस नहीं दे रही हो, नहीं साइटेशन, रेफरेंस साइटेशन जो भी बोलो, विदाउट परमिशन में, उसे परमिशन भी मतलब एक तरीके से नहीं ली हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लेगरिज्म। उसके बाद ये बताओ एथिकल में क्या क्या होता है, एथिकल में क्या 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 चीज एथिकल के अंदर आएगा, अभी मैं पढ़ाई हूँ, एथिकल में क्या क्या आएगा। ऑप्शन, अच्छा ठीक है, आरसी बताओ, उसके बाद में बता रहे हैं। हम्म, बोल रहा, फ्री कॉपी फ्रॉम बुक एंड जर्नल, तुम फ्री हो, किसी का भी बुक एंड जर्नल का लो, नहीं बिल्कुल नहीं, प्लेजरिज्म हो जाएगा। ये क्या है, सबसे ज्यादा डर कहाँ होता है कि रिसर्च एथिक्स जो है ना, रिसर्च एथिक्स डायरेक्ट कनेक्टेड है, डर मतलब अभी मैं पढ़ाई तुम लोगों को कि रिसर्च एथिक्स खराब होने का सबसे ज्यादा डर कहाँ रहता है, रिसर्च एथिक्स सबसे ज्यादा किससे जुड़ा हुआ रहता है, इस बार बताओ। डी ही होगा, जब हम लोग डेटा को एनालिसिस करते हैं, स्टैटिकल टेक्निक्स को यूज करते हैं, मैं बताई थी ना,
या डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, या डेटा एनालिसिस कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोगों को डर होता है कि मेरा रिसर्च एथिक जो है ना, यहाँ पे रिसर्च एथिक तुमको बना के रखना है। मतलब सबसे ज्यादा रिसर्च एथिक कहाँ बना के रखना है? तो डेटा एनालिसिस करने के बाद, डेटा कलेक्ट करने के बाद, ये सब जगह, ठीक है। ये आंसर गलत मारा हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा रिसर्च एथिक हैज अ डायरेक्ट कनेक्टेड, लेस वनरेबल होता तब ये तुम्हारा हो जाता, ठीक है। कुछ देखना नहीं पड़ेगा, ये वाला करो, कल पढ़ाए थे। ऐसे समय बताओ, सच में बताओगी कि मैं बताऊं? हाँ, तो वो गलत हो गया, ये अनस्ट्रक्चर्स होता है। बिल्कुल, तो CRC सही बोली। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है ना, वो तुम्हारा कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो तुम्हारा कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब क्या, डिस्क्राइब किया जाता है पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है, अंडरस्टैंड किया जाता है। लेकिन क्वांटिटिव जो होता है वो अनस्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर्स होता है ना। क्वालिटेटिव होता है अनस्ट्रक्चर, तो इसलिए ऑप्शन सी होगा। इफ इन का मतलब क्या है? हम्म, 2 नंबर, बिल्कुल। तो इसका आंसर ही आ गया। सॉरी, इसका आंसर ही आ गया। ये करो। रिसर्च ऐसा टॉपिक है ना, जो एग्जाम के बाद, नेट के बाद भी तुम लोगों को काम देगा, ठीक है। तो ये लोग एकदम अच्छे से समझना। इसका तो ऑप्शन 2 लग रहा है, ये कल हम बीच से पढ़ाए थे, दिया हुआ है। कल पढ़ाए थे तुमको ये वाला टॉपिक। ये बीच से दिया हुआ है ना? नहीं, यहाँ देखो, सबसे पहले तुम्हारा आ जाएगा अब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद आ जाएगा रेफरेंस, उसके बाद आ जाएगा टेबल, उसके बाद आ जाएगा फिगर। ये APA मांग रहा है कि APA को कैसे सजाते हैं, अरेंज करते हैं करेक्ट में। इसमें कौन सा तुम्हारा एक ये नहीं है, एथिक्स नहीं है, सॉरी, एथिक्स इज नॉट ए कंसर्न विद, देखो कौन सा एथिक नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, एथिक इज ए, एथिक इन रिसर्च इज नॉट कंसर्न, ये जो तुम्हारा है ना, तुमको प्लेगरिज्म नहीं करना है, तुमको प्राइवेसी बना के रखना है, ये सब हो जाएगा। ये वाला तो कुछ से जुड़ा ही नहीं है, B नंबर, ये तुमसे कोई मतलब यही नहीं है रखा हुआ। अच्छा, ये देखो तो, एथिकल रिसर्च प्रॉब्लम, हाँ, ये देखो, इसमें बताओ एथिक्स, एथिक्स बना के रखना तुमको अपने रिसर्च में, तो क्या क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन 3, आरसी बताओ। हाँ, 3 नंबर होगा। देखो, प्लेगरिज्म तो करना नहीं है, कोहर्शन तो करना नहीं है भाई, तो बिल्कुल सही तुमने बोली। इसका हमको याद है, इसका बहुत लंबा सा था, उसको जब एग्जाम देने जाते एक मिनट, आंसर क्या, मैं आंसर क्या दी, तो विच ऑफ द फ्लोइंग द आर एथिकल प्रॉब्लम इन रिसर्च, प्लेगरिज्म करना अच्छा नहीं, तुम लोग आंसर, क्वेश्चन समझने में गलत हुआ और आंसर भी गलत है। क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है कि
एथिकल प्रॉब्लम, मतलब एथिक कब अनएथिकल हो जाएगा, किस चीज को करने से तुम्हारा एथिक जो अनएथिकल हो जाएगा, किस चीज को करने से एथिकल प्रॉब्लम, आरसी छोटा कर दिए ये वाला, ठीक है। किस चीज को करने से एथिकल जो है ना, एथिकल जो है ना तुम्हारा प्रॉब्लम में आ जाएगा, मतलब अनएथिकल। प्लेगरिज्म करोगी, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंटी, ब्रीच मतलब तुम किसी का विश्वास को, तो ब्रीच का मतलब तोड़ना, तुम किसी की विश्वास को तोड़ रही हो, कॉन्फिडेंटलिटी को तोड़ रही हो। मैं क्या बोली कि एथिक्स में बोला गया है कॉन्फिडेंटलिटी होनी चाहिए, ब्रीच में तोड़ना, तुम किसी की कॉन्फिडेंटली को तोड़ रही हो। यहाँ पे प्रॉब्लम बोला, नेगेटिव वर्ड, एथिक प्रॉब्लम। रिसर्च में तुम्हारा, रिसर्च में क्या बोला कि एथिक्स को बना के रखना है, लेकिन तुम्हारे रिसर्च में प्रॉब्लम कब आएगा, तुम्हारे रिसर्च में प्रॉब्लम कब आएगा, कब आएगा, यहाँ पे ये बात बोल रहा तुम्हारा एथिक, तुम्हारे रिसर्च में एथिक में प्रॉब्लम कब आएगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमाया, अनएथिकल पूछता तो तुम लोग आराम से आंसर बता देती, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, एथिक, रिसर्च में एथिक प्रॉब्लम कब होगा, मतलब एथिक जो है वो प्रॉब्लम में कब आ जाएगा, जब तुम प्लेगरिज्म करोगी, जब तुम कोहर्शन यूज करोगी, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाओगी। मैं बोली थी किसी को हार्म नहीं पहुंचाना, फिजिकल किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाना। एक ब्रिज मतलब तुम किसी का विश्वास को तोड़ रही हो, कॉन्फिडेंटलिटी, जैसे कॉन्फिडेंटलिटी का मतलब क्या है कि अगर पार्टिसिपेंट मना कर रहा है कि आप मेरा नाम बना दे, तो आपको कॉन्फिडेंटली बना के रखना है, लेकिन ब्रिज मने तोड़ना, तुम उसकी कॉन्फिडेंटलिटी को तोड़ रही हो। अब बेनिफिशियंस एक अच्छा वर्ड है, बेनिफिशियंस तो अच्छा वर्ड है ना, तो ये तो तुम्हारा अच्छा वर्ड है, तो ये तो तुम्हारा होगा ना नेगेटिव, तो ABC आंसर हो जाएगा, ठीक है। विड का, वाइट का मतलब बताओ क्या हो, वाइट। ऑप्शन वन अगेंस्ट ईयर। कल मैं तुमको करवाई थी सुषमा आरसी के सहित, रिफर टू, करवाए थे, हमको याद नहीं आ रहा था क्या था भाई। नहीं तो रिवीजन करो जाकर, अभी से ही पढ़ना पड़ेगा तुमको, बार बार वीडियो सुनना पड़ेगा। अच्छा देखो मैं इसका आंसर, क्वेश्चन में ही आंसर टिक लगा दी, ऊपर नीचे हो गया ये वाला, फिर भी करो तो ये, तुम लोग आंसर देख ली ना, चलो रहने दो, आंसर देख ली क्या फायदा, ये करो, लेवल 3। हाँ, वन ना ये अंजलि में क्या बोली थी, ऐसे बनाओ, 0 1 2 एंड 3। देखो इसका इसे तरीका बनाने का सीखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तुम्हारा लेबल बना लेंगे, हाँ लेबल बनाओ, तुम्हारा 10 10 10 एंड 40 है, ठीक है ना, 10 एंड 40 है, 10 से 40 है, फिर तुम्हारा 40 से तुम 40 टू 60 है, और उसके बाद एवब 60 है ना, तो एवब 60 आ जाएगा लेवल 3। ऐसे चार्ट बना लो, कंफ्यूजन हो जाएगा, पता है कंफ्यूजन क्यों हुआ, लेवल 3 देखी, वही में कंफ्यूजन हुआ। कल पढ़ाई थी ओपन एंडेड क्वेश्चंस वाला सर्वे, देखो इसमें से कौन सा ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड, ओपन एंडेड कौन सा है, ओपन एंडेड सर्वे कौन सा है इसमें, ये बात पूछ रहा। ऑप्शन नंबर 4। अच्छा नहीं, पहले मुझे बताओ, आरसी का सही है, आरसी का सही है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग किसमें बताते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन में क्लोज एंडेड में बनाते हैं, क्लोज एंडेड में बनाते हैं, तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, एक सर्टेन काइंड ऑफ आंसर, ठीक है ना, एक सर्टेन काइंड ऑफ आंसर होता है, ठीक है। तो ए को हटाओ, तुम्हारा आंसर बन गया बी और सी। अच्छा टाइम कंज्यूमिंग किसमें, मैं पढ़ाई थी, टाइम कंज्यूमिंग कौन होता है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं यहाँ पे तुम लोग एक चीज करवाती हूँ, रुक जाओ, मुझे ना तुम लोग अपना मर्जी से बताना कुछ भी। मैं यहाँ पे एक ये बना रही हूँ, रुक जाओ, यहाँ पे बना रही हूँ, तुम लोग बताना, जैसे कि अपना मन से बताओगी तो ज्यादा मुझे मतलब तुम लोगों को समझ में आएगा। क्लोज एंडेड, क्लोज, और ये हो गया तुम्हारा ओपन, ओपन एंडेड, ठीक है, ठीक है ना। तो क्लोज में पहले तुम्हारा क्या आ जाएगा, क्लोज है, तो यहाँ तुम्हारा कैसा क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का आएगा, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्ड आएगा, MCQ बेस्ड होगा। हाँ। अच्छा यहाँ पे तुम्हारा जो क्लोज है,
तो ये टाइम कंज्यूमिंग है कि टाइम सेविंग है, मुझे ये बताओ, ये टाइम सेविंग है या टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग है, टाइम सेविंग है, बट टाइम कम लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुमको एमसीक्यू दे के हटना है, और क्या, टाइम सेव है ये। अच्छा, ये क्या है तुम्हारा? अनस्ट्रक्चर्ड है। और ये क्या है तुम्हारा? ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग। यहाँ पे तुमको डिस्क्राइब करना पड़ता आंसर, है ना, तो तुमको बहुत टाइम लगेगा डिस्क्राइब करने में। ओपन एंडेड है, जो मन में आ रहा बोलो। अच्छे, कहाँ पे सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चन होता है, जो सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चन या स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहाँ पे होता है तुम्हारा? क्लोज एंडेड में होता है, एमसीक्यू टाइप का, है ना। तो अब समझ में आ गया ना तुमको? अच्छा, यहाँ पे तुम एक चीज और सुनो कि यहाँ पे यूजफुल फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू एरियाज का एक्सप्लोर होता है। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुमको जो मन में आ रहा है वो बोलो। यहाँ तुम जो जो बकना बको, जो भी तुमको बोलना है बोलो। तो रिसर्चर को नया नया बात भी पता चलता है, ठीक है, जब वो बोलता है तो। पार्टिसिपेंट जब बोल रहा है ना रिसर्चर को, तो वो जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है, ठीक है। तो उसको कुछ कुछ नया नया बात पता चलेगा। जैसे मैं बोली थी कि ये रिसर्चर है, ठीक है ना। दो तरह का रिसर्चर है, एक तुम्हारा गया क्लोज एंडेड लेने के लिए इंटरव्यू, और एक गया ओपन एंडेड। तो जो ओपन एंडेड क्वेश्चन लेने गया ना ये, और एक गया क्लोज एंडेड। तो ये क्या गया, ये बोला कि बताओ टीचर का, ओपन एंडेड बोलेगा टीचर का बिहेवियर बताओ। तो इसको ना रिसर्चर को टीचर के बारे में कुछ कुछ नया नया चीज भी पता चलेगा, है ना। कुछ नया नया बात पता चलेगा टीचर के बारे में, क्योंकि हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ अलग अलग बताएगा टीचर के बारे में, ठीक है। और पूरा डिस्क्राइब करेगा, कोई टाइम लिमिट नहीं है भाई, तुमको जितना बोलना बोलो, कोई ये नहीं है। तो टीचर के बारे में कुछ नया चीज भी रिसर्च को पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्लोज एंडेड में तो वो एमसीक्यू बना के जाएगा कि कितना बजे आता है, तुम लोग टिक दे देगा, तुम टिक आउट करके दो। तो यहाँ पे तो जो बस क्वेश्चन पूछा गया वही का आंसर बताएगा। तो यहाँ पे जो नॉलेज मिलेगा लिमिटेड मिलेगा, और यहाँ पे तुमको एक्सप्लोर न्यू 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 चीज पता चलेगा रिसर्चर को, ये बात, ठीक है। तो आंसर बी और सी ही होगा। ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बना के रखो, मैं तो फौरन आती हूँ और ये लगा के आती हूँ, थोड़ा सा मैं चार्ज लगा के आ रही हूँ, ठीक है। मैं चार्ज जीरो हो गया। इसका तुम लोग अच्छे से समझ ले, कल मैं पढ़ाई हूँ। अगर ये वीडियो नहीं देखी है अंजलि तो तुम जाके देख लेना। कल की परसों में सुषमा को पढ़ाई हूँ, ये वाला कल ही पढ़ाई हूँ। कल, हाँ, कल का वीडियो मैं डाल दी हूँ, कल ही रात में डाल दी, तो तुम लोग देख लेना। तो कोई बात नहीं, तुम ना कल वाला वीडियो देख लेना, ठीक है ना। कल वाला वीडियो देख लेना, एपीए स्टाइल पढ़ाई हूँ मैं, ठीक है। मैं आ रही हूँ चार्ज लगा के, एक सेकंड। हाँ, मैं बोली भी कि तुम आरती, तुम ही गए तो अंजलि भी चले गई घूमने के लिए। आप घूमो मत, अब आप एकदम तैयारी करो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इस बार तुमको भी निकालना है। मैं आ रही चार्ज लगा के, तुम लोग क्वेश्चन समझो, मैं आ रही हूँ। एक नंबर सही, दो नंबर गलत आ रही। क्या रॉन्ग कितना बताओ जरा तो। हाँ, देखो बिल्कुल वही बात सही बोली। हाँ, ऑथर का नहीं, एपीए स्टाइल में क्या होता है, देखो जब तुम ना रिसर्च करने जाओगी ना, मान लो कि तुमको पीएचडी में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो जब तुमको प्रपोजल बनाने देगा ना, तो वहां पे तुमसे पूछेगा, अगर सनका हुआ तुम्हारा रहा तो पूछेगा कि तुम बताओ कि जो तुम बिब्लियोग्राफी बना के लाई हो तो तुम कौन सा स्टाइल में बना के लाई हो, ठीक है ना, कौन सा स्टाइल है। तो तुम जब बिब्लियोग्राफी बनाओगी तो तुमको तो पहचानने भी आना चाहिए ना कि किस टाइप का तुम बिब्लियोग्राफी बनाई हो, एपीए स्टाइल का है या तुम्हारा एमएल स्टाइल का है। तो मैं क्या बोली थी कि जब हम लोग एपीए स्टाइल करते हैं ना, एपीए, चलो पहले मैं तुम लोगों को आंसर दिखा देती हूँ, उसके बाद बताओ, देख लो, ठीक है। देखो क्या बोल रहा, कहाँ गया,
इन रेफरेंस रिटेन एपीआई स्टाइल द फर्स्ट नेम ऑफ एन अदर सॉरी ऑफ एन ऑथर इज रिटेन फर्स्ट। बताओ क्या हो रहा, फर्स्ट नेम आता है, फर्स्ट नेम आता है। अगर हमको बिब्लियोग्राफी में नाम लिखना रहता है तो फर्स्ट नेम तो नहीं आता है। हम जैसे अभी मैं क्या बोली कि अगर मैं सी राजा मोहन का बुक में मैं सुषमा को बोली हूँ कि वो बुक अरेंज करके मुझे देने के लिए, राइटर का नाम है सी राजा मोहन, ठीक है ना, सी राजा मोहन, ठीक है। तो अब मुझे तुम लोग बताओ कि अगर मुझे इसका बिब्लियोग्राफी बनाना होगा, इनका बुक का नाम है मोदी का वर्ल्ड, ठीक है ना, तो मैं बिब्लियोग्राफी बनाऊंगी एपीए स्टाइल में। तो मैं पहले क्या करूंगी पता है, ये वाला लिखूंगी, ये वाला। बोलो मैं सही लिख रही हूँ कि गलत, मुझे बताओ, हेलो बताओ। मैं यहाँ पे मैं लिखी हूँ कि मोहन, ये सी राजा मोहन राय ऑथर का नाम है, ठीक है, ऑथर का नाम है सी राजा मोहन, ठीक है। तो मुझे इनका बुक पे बिब्लियोग्राफी बनाना है, ठीक ना। तो मैं इनका बुक का नाम लिख रही हूँ, इनका बुक का नाम है मोदी का वर्ल्ड, इंडिया फॉरेन पॉलिसी, पूरा नाम इनका बुक का मोदी का वर्ल्ड बुक का नाम है। और ऑथर का नाम है तुम्हारा क्या, अब मुझे इसका बिब्लियोग्राफी बनाना है। और ये बुक आया था 2015 में, मोदी का वर्ल्ड, मोदी का वर्ल्ड और इंडियन फॉरेन पॉलिसी, पूरा बुक लिखना पॉसिबल नहीं, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक ना। ये बुक आया 2015 में, मुझे इसका बिब्लियोग्राफी बनाना, तो मैं कैसे बनाऊंगी, एपीए स्टाइल में। तो देखो मैं क्या करूंगी, मैं पहले लिखूंगी मोहन, और उसके बाद में क्या करेंगे, जो उनका नाम है राजा इसी, उसको बस शॉर्ट दूंगी, मोहन सी, ठीक है। उसके बाद में क्या दूंगी बताओ तुम लोगों को, एआर दूंगी, बिल्कुल एआर कब पब्लिश हुआ 2015 में। फिर मैं जनरल का नाम दूंगी, जिस टाइटल नाम दूंगी, सॉरी, मोदी का वर्ल्ड में लिखूंगी यहाँ पे, हाँ, मोदी का वर्ल्ड लिखूंगी। उसके बाद जनरल का नाम लिखूंगी, उसके बाद तुम्हारा वॉल्यूम दूंगी, उसके बाद पेज नंबर दूंगी। तो मेरा हो गया एपीए स्टाइल, ठीक है, मैं ये करवा चुकी हूँ। ये हो गया तुम्हें एपीए। अब हमको लिखना है एमएल स्टाइल में। अब यहाँ पे क्या बोला, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, इन रेफरेंस रिटन एपीए स्टाइल द फर्स्ट नेम ऑफ एन अदर ऑफ एन ऑथर इज रिटन फर्स्ट। पहले हम ऑथर का नाम लिखेंगे, पहला वाला, मतलब इनका नाम है सी राजा मोहन, तो पहले मैं सी लिखूंगी नहीं, पहले तो मैं लास्ट वाला नाम लिखूंगी ना, लास्ट वाला ही नाम लिखा जाता है। जैसे अगर मैं अपना नाम पे लिखूंगी, अगर मैं कोई बुक लिख रही हूँ तो मेरा नाम है जेबा बख्तियार, ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगी बख्तियार जेड, मैं लिखूंगी बख्तियार जेड, एपीएस के टाइल लिखने का तरीका, मैं लिखूंगी बख्तियार जेड। जबकि यहाँ क्या बोला कि फर्स्ट नेम लिख रहा, हो गया। फिर बोले एपीएस स्टाइल द ईयर ऑफ पब्लिकेशन रिटर्न आफ्टर द पेज नंबर, पेज नंबर के बाद लिखना, गलत। जबकि यहाँ पे तुम्हारा क्या बोल रहा है, देख लो, तुम्हारा नाम का, ऑथर का नाम का बाद ही तुम्हारा एआर आ जाएगा, सॉरी यहाँ है ना, हाँ, ऑथर के नाम बाद ही तुम्हारा एआर आ जाएगा। और जबकि एमएलए स्टाइल को तुमको लिखना हो तो कैसे लिखोगी, एमएलए में भी वही होगा, लास्ट नाम ही लिखाएगा मोहन, लेकिन यहाँ पे हम इनका पूरा नाम लिखेंगे, सी राजा मोहन, सी राजा करके पूरा जितना भी नाम है, सी का मतलब इनका पूरा नाम मुझे नहीं पता, मुझे छोटा ही नाम पता है, इसलिए मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिखूंगी बताओ, टाइटल, फिर टाइटल दूंगी, टाइटल के बाद जर्नल, जर्नल के बाद वॉल्यूम, उसके बाद एयर, उसके बाद पेज नंबर, हो गया, ठीक है। इस तरह से दूंगी मैं। ये हो गया एमएलए और ये हो गया एपीए। शिकागो का भी बता दूंगी, टेंशन मत लो, शिकागो का मैं कोई और भी बता दूंगी, ठीक है। तो ये इस तरह से ऐसे तुम्हारा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में सॉल्व करना। अच्छा अब मैं दूसरा स्टार्ट कर रही हूँ, ये तो कंप्लीट हो चुका ना।